ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। मैं कर रहा हूँ अपनी विंडो शेयर। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो गई होगी और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपके सामने शेयर हो गई होगी। तो बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं अपना। और इंट्रोडक्शन ये है कि जो मेरे फर्स्ट बैच के बच्चे हैं वो तो मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन बहुत सारे न्यू बच्चे भी हैं इसके अंदर। ठीक है। और बहुत सारे सर अवेश को जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं। तो बेसिकली सर अवेश, मैं और अशर तीनों ने साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है दाऊद यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद हमारा एफआईपी भी साथ ही था। फिर उसके साथ इंडस्ट्री में जॉब वगैरह, फिर डेफ ट्राई भी हमने यूनिवर्सिटी के बाद से भी, मतलब हमारी दोस्ती चल रही है। और ये सारे काम भी हम वीकेंड में पढ़ाते वगैरह भी हैं, जो हम प्रोफेशनली इंडस्ट्री में काम करते हैं वो सब कुछ। ठीक है। बेसिकली इसको शुरू करने का पर्पस ये था कि जब हमने जॉब स्टार्ट करी तो लेटर वी रियलाइज दैट कि बहुत ज़्यादा गैप है कि हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशंस में और हमारी जो इंडस्ट्री में मार्केट जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि यूट्यूब वगैरह से भी हम सीखने के बाद, यार मैंने भी वो सारी रिसोर्सेज यूज़ करी हैं सीखने के लिए, जो आप लोग भी करते होंगे। लेकिन बहुत ज्यादा हमें गैप देखने को मिलता है इंडस्ट्री में जाके। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, और खासकर अब जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमने फिर डेफ ट्रायो का एक तरीके से इब्तिदा करी। और उसके अंदर फिर हमने सोचा कि यार हम डेफ ट्रायो को एक वीकेंड क्लासेस रखेंगे, जिसमें हम वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो कि हम इंडस्ट्री में जॉब करते हुए सीखे हैं, और उनको हम जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी डेवलपर्स हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अपनी ताकि डेवलपमेंट और ज़्यादा बेहतर बन सके और उनके जो चांसेस हैं इंटर्नशिप या जॉब्स के, वो बहुत ज़्यादा हाई हों। ठीक है। तो इसलिए फिर हमने मन स्टैक का अपना फर्स्ट बैच लॉन्च करा। फिर अभी हमारा सेकंड बैच भी चल रहा है। फिर इसी के साथ हमने नेक्स्ट जेएस का कोर्स भी अभी लॉन्च करा, जिसको फुली मैं ही इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। रिसेंटली ओवर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग, और इसके साथ प्रोफेशनली मुझे 3 साल प्लस एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में काम करने का। उससे पहले फ्रीलांस प्लेटफॉर्म वगैरह पे मैंने काम करता रहा हूँ। और अभी मेसली जो मेरा मेजर है वो मैन स्टैक डेवलपमेंट में है। और अभी जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, विच इज़ यूके बेस्ड कंपनी, और उनका एक प्रोडक्ट है प्लैंकली, और एक उनके और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। उस पे भी मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, नेक्स्ट जेएस डेवलपर वर्क कर रहा होता हूँ। ठीक है। रिसेंटली हमने नेक्स्ट जेएस पे कुछ एप्स बनाई हैं, जिसमें हमारे जो मेन क्लाइंट थे वो थे हबीब बैंक लिमिटेड, जिनके लिए हमने उनकी ज़राई सर्विसेज एक है, उसके लिए हमने ऐप लॉन्च करी है। तो उनकी पूरी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का सारा काम मैंने करा था हबीब बैंक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जेएस के अंदर जो पूरी ऐप डेवलप, लास्ट ईयर हमने जद्दा के अंदर सऊदी अरेबिया में हमारे क्लाइंट थे अलमराई। जो लोग सऊदीया गए हो तो उनको पता है, अलमराई वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिनके स्टोर्स हैं, गुड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बेचते हैं। तो उनके लिए उनका एक लॉयल्टी प्रोग्राम था, जिसके लिए हमने एक फुली लॉयल्टी ऐप, वेब ऐप डेवलप करी थी। उसका भी पूरा फ्रंट एंड मैंने करा था। और अभी चार उनकी और कंपेन आ रही है जो जिसके डेवलपमेंट मुझे ही करनी है। ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी काम करा है, और अभी रिसेंटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी काम कर रहा हूँ, जहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग होती है। जहाँ की मतलब हमारी ऐप इस तरीके से होती है कि हमने जैसे ही उनको लॉन्च करा तो यूजर उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो हमने बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस उसमें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि एक ऐसी, आपने भी अपने लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बनाए होंगे कि आपने बना के बस उसको डिप्लॉय कर दिया, लाइव कर दिया, लेकिन उसका कोई यूजर नहीं है। तो उसका एक्सपीरियंस, और एक ऐप आप कल लॉन्च करेंगे जिसको मिलियंस ऑफ यूजर ने यूज करना है, उसकी डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। तो उसकी डेवलपमेंट के दौरान जो हमने चीजें सीखी, जो लर्न करी, और हमने क्यों नेक्स्ट जेएस को एज अ फ्रेमवर्क चूज करा हमारी कंपनी ने, तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस कोर्स को लॉन्च करा है कि जो ऑलरेडी रिएक्ट डेवलपर है वो नेक्स्ट जेएस सीखें, और इन अ वे सीखें कि वो प्रोफेशनल और प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बना सकें। ठीक है। अच्छा, उससे अगर मैं थोड़ा तो और पीछे चले जाऊं, तो मैं एज अ वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी काम करता रहा हूँ, जिसमें मैंने मन स्टैक को ही फॉलो किया है। और उसके अंदर जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मैं रिएक्ट नेटिव डेवलपर में काम करता था, क्यू टेक्नोलॉजी से कंपनी थी, वहां पे मैं काम करता था, अभी भी है। और उससे पहले फिर मैंने अपना कैरियर टैग स्मिथ से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप और फिर जॉब और एज अ मन स्टैक डेवलपमेंट, जहाँ पे फुल स्टैक करता था, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ें करता था। ठीक है। तो ये मेरे बारे में था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप लोग चाहें तो मुझे फॉलो कर लिएगा। ठीक है।
मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा लिंक्डइन पर, मुझे सर अशर को, अवेश को, तीनों को फॉलो कर लिएगा, तो आपको जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी डेव ट्रायल से रिलेटेड, या अपना अगर आपने डेव ट्रायल का पेज फॉलो किया हुआ है तो आपको वहां पर भी सारी अपडेट्स मिल जाया करेंगी न्यू कोर्सेज के हवाले से, जो एग्जिस्टिंग कोर्स चल रहे हैं, जो हम जिन बच्चों की हमारी इंटर्नशिप वगैरह लगी है, जो भी लगी है, उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीजें हम वहाँ पे डालते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम कोर्स पर आए, तो नेक्स्ट जेएस को थोड़ा सा पहले समझते हैं, उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि नेक्स्ट जेएस ही हमने क्यों यूज करनी है प्रोडक्शन ग्रेड्स ऐप्स के लिए, और दूसरी चीज ये कि फिर नेक्स्ट जेएस के साथ टाइप स्क्रिप्ट क्यों जरूरी है, उस चीज को भी हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हम आज थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग भी करेंगे, ताकि हमें पहले टाइप स्क्रिप्ट के थोड़े फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाए, या हमें एटलीस्ट टाइप स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत फेमिलियरिटी हो जाए। तो फिर जब हम नेक्स्ट जेएस को यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे हम नेक्स्ट जेएस विद टाइप स्क्रिप्ट ही यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे फिर हमें टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, जब हम टाइप स्क्रिप्ट कोड लिखे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले आपके टाइप स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस कोर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी जॉब्स भी कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी ने रिएक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हो, किसी ने रिएक्ट बहुत अच्छी तरीके से ना पढ़ी हुई हो, किसी ने अभी तक जॉब ही ना करी हो, ठीक है, और किसी को टाइप स्क्रिप्ट आती हो, किसी को ना आती हो, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इस तरीके से चीजें पढ़ाऊं या लर्न करवाऊं कि आप, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें इजीली, और जिन्होंने पढ़ा है उनका कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाए, ठीक है। हाँ, कुछ एडवांस चीजें होंगी, जिन्होंने पढ़ा है उनको वहां पे थोड़ा एज या एडवांटेज मिलेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनके रिएक्ट थोड़ी सी वीक है, तो वो उस टॉपिक के लिए अपने रिएक्ट के उस पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आपके पास वीक में 6 डेज होंगे, तो अगर आपको थोड़ा स्टेट में प्रॉब्लम है रिएक्ट के साथ, तो आप थोड़े से स्टेट के ट्यूटोरियल देख लें, कुछ देख के उसकी, या चैट जीपीटी करके थोड़ी प्रैक्टिस कर लें स्टेट की, ताकि जब हम नेक्स्ट जेएस में उसको यूज करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका वो कॉन्सेप्ट भी हैंड टू हैंड क्लियर करते रहूं, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें नेक्स्ट जेएस को क्यों यूज करना चाहिए ओवर रिएक्ट, ठीक है। तो मैंने ये कुछ स्लाइड्स बनाई है, और इसके ऊपर इसके कुछ टॉपिक्स हैं, इसको अभी हम पढ़ते हैं जल्दी से। इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट मेन इंट्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि रिएक्ट नेक्स्ट जेएस इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जेएस को हम प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं एज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है, नेक्स्ट जेएस जो है वो एक फुली फ्रेमवर्क है, ठीक है। इट प्रोवाइड बिल्ट इन फीचर्स फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टेटस साइड जनरेशन एंड एपीआई राउट्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें इन्होंने एसएसआर, एसएसजी और एपीआई राउट्स वगैरह का बताया, ठीक है। और ये इसको भी हम आगे देखते भी हैं क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, यूज बाय टॉप नॉच कंपनीज लाइक वर्सल, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक, गिटहब एंड मोर, बहुत सारी एप्लीकेशन, जितनी भी चीजें, इवन ट्विटर भी यूज करती है, जितनी भी चीजें आपको रिएक्ट पर बनी हुई मिलती हैं, वो एक्चुअली बिहाइंड द सीन नेक्स्ट जेएस यूज कर रही होती हैं, या एक्चुअली वो नेक्स्ट जेएस यूज कर रही होती हैं, और नेक्स्ट जेएस रिएक्ट यूज कर रहा होता है, ठीक है ना। तो जितने भी कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्शन ग्रेड्स एप्स के लिए, जिसमें वर्सल, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक, गिटहब, ट्विटर, ये सारी शामिल हैं, वो सब नेक्स्ट जेएस को ही यूज करती हैं, ठीक है। फिर उसके आगे अगर हम चलें कि रिएक्ट को छोड़ के हमें नेक्स्ट जेएस को क्यों पिक करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात पे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआईस, रिएक्ट के साथ आप यूआईस बना सकते हो। नेक्स्ट जेएस इज अ फुल फ्लेज फ्रेमवर्क, नेक्स्ट जेएस जो है वो एक फुल फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोडक्शन ग्रेड्स की ऐप का कोड लिख सकते हो, ठीक है। अब उससे फायदा क्या है कि एक तो सबसे पहले इसके अंदर जो इन्हेंसमेंट इन्होंने करी है रिएक्ट के साथ, रिएक्ट को वो स्टिल यूज कर रही है अपने अंदर, लेकिन उन्होंने इन्हेंसमेंट क्या कर दी कि आपको सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टेटस साइड जनरेशन का एक फीचर्स दे दिया, ठीक है। सेकंड, इसकी वजह से होगा क्या कि आपकी जो एसईओ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पार्ट इन्होंने क्या फीचर दिया थर्ड पार्ट में, कि आपको एपीआई राउट्स दे दी, यानी आप नेक्स्ट जेएस के अंदर चाहो तो बैकएंड भी बना के डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट जेएस बेसिकली एक फुल फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, तो आप उसमें फ्रंट एंड भी कर सकते हो और बैक एंड भी कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में इन्होंने लिखा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन और फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होती है नेक्स्ट जेएस के अंदर, ये जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो उसी टाइम देख लेंगे। ये इमेज की और फॉन्ट की ऑप्टिमाइजेशन बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। यानी जो इमेज होती है उनकी, नॉर्मली जब आप रिएक्ट पे काम करते हो तो वो जितने पिक्सल या मेगाबाइट की इमेज होती है वो उतने पर ही रेंडर होती है, लेकिन नेक्स्ट उसकी ऑप्टिमाइजेशन का भी ख्याल रखता है, जितना वो कर सकता है उसको ऑप्टिमाइज करके जल्दी रेंडर करवा देता है। और वो इस वजह से करवाता है क्योंकि वो स्टैटिक साइड या सर्वर साइड रेंडरिंग को यूज करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो इसने इन्होंने कुछ की फीचर्स को डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें ये चार हैं,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जेएस के लिए कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन रीजनरेशन क्या होती है, और स्टैटिक साइड जनरेशन क्या होती है, ठीक है, जिसे हम एसएसआर, आईएसआर और एसएसजी कहते हैं, ठीक है। ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे जो सर्वर साइड आपकी रेंडरिंग होती है, जो हमारा ये पहले वाला फीचर है, जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, ये होती क्या है बेसिकली। जब भी हम रिएक्ट के साथ कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपने वंस आपने पूरी एप्लीकेशन का कोड लिखा, अब उस पूरी एप्लीकेशन की बिल्ड बनेगी, ठीक है। बिल्ड बनने के बाद वो एप्लीकेशन आपके सर्वर पर डिप्लॉय हो जाएगी। जब आप वो एप्लीकेशन आपके सर्वर पर डिप्लॉय हो जाएगी, तो कोई भी यूजर जब उसको एक्सेस करेगा तो पूरी बिल्ड उसके ब्राउजर पे लोड होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेबसाइट है जिसके समझ ले 1000 ऑफ पेज हैं या 100 ऑफ मोर देन 100 पेज चले, इतना समझ लेते हैं, तो उन सारे पेजेस की जावास्क्रिप्ट का कोड पूरी बिल्ड आपके ब्राउजर पर आएगी, और अच्छा खासा आपको लेटेंसी या डिले देखने को मिलेगा उसके लिए, ठीक है। और देयर इज अ चांस कि मे बी मैं उस पेज को यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक वेबसाइट है जिसमें होम का पेज है, अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, ठीक है। अभी मैं हूँ होम पेज पे, जब वेबसाइट खुलती है तो मैं ऑटोमेटिक होम पेज पर ही आता हूँ, ठीक है। होम से फिर मुझे अबाउट पे जाना था, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो पूरी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, तो वो आपको होम अबाउट सारा कोड एक ही दफा में लाके दे देता है। तो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा डिले लेती है रिएक्ट के अंदर। फिर जब आप उसको यूज करने लगते हो तो वो ज्यादा जाहिर है फिर वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी वो पूरी वेबसाइट लोड हो जाती है। लेकिन इससे आपकी जो बिल्ड है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनती है, और दूसरी बात ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम का वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। और इसका तीसरा ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि सारा कोड जावास्क्रिप्ट से जनरेट होता है, तो सर्वर से जो कंटेंट आता है उसमें एचटीएमएल का पार्ट इंक्लूड नहीं होता। ये एचटीएमएल की आपने रिएक्ट की अगर एप्लीकेशन बनाई है तो उसमें पता होगा आपको, बस एक रूट डिफ होता है आपके पास, उसके अलावा कोई आपके पास एचटीएमएल नहीं होती। जो आप रिएक्ट के कंपोनेंट लिखते हो बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। वो रेंडर होके एचटीएमएल में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो सारा काम क्लाइंट साइड पर होता है। तो जो कंटेंट सर्वर से क्लाइंट को मिलता है उसमें कोई भी एचटीएमएल नहीं होती, और जब तक से सर्वर से क्लाइंट को एचटीएमएल ना मिले, तो ब्राउजर इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि वो उस चीज को समझ सकें या पढ़ सकें, क्योंकि वो सारी एचटीएमएल डायनेमिक क्रिएट होती है, तो ब्राउजर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। और एसईओ के लिए ये बहुत ड्रॉबैक है। एसईओ के लिए हमें जरूरी है कि जो हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है, जो वेबसाइट का डेटा आ रहा है, क्योंकि जब आप किसी गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हो ना, तो गूगल वेबसाइट के यूआरएल से वेबसाइट जहाँ पे उसने उनको रीड करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट की एचटीएमएल रीड करने की कोशिश करता है। अगर आप यहाँ पर आएंगे गूगल पे और आप यहाँ पे लिखें devtrio.pro लिख के मैंने जैसे सर्च करा, ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ वेबसाइट्स आपको लाके दे दी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसने devtrio.pro के जितने भी वेबसाइट्स पेज करते थे उनकी एचटीएमएल्स में जाके देखा ये कीवर्ड्स मुझे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। अगर इसको कीवर्ड्स मिले तो इन्होंने टॉप फिर उन वेबसाइट्स को उठा के लाके मुझे लिस्ट करवा दिया, ठीक है। अब रिएक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, रिएक्ट के पास एचटीएमएल ही नहीं होती, सिर्फ एक डिफ रूट होता है। तो अगर वो कोई चीज ढूंढने जाएगा तो उसको वहां पे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, आपको इंस्टेंटली जाके उसके यूआरएल पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे कॉल करके लेकर आए, और फिर जाके उसकी सारा डेटा जब ब्राउजर पे लोड होगा, फिर वेब गूगल या ब्राउजर को पता चलेगा कि भाई इस वेबसाइट में ये कंटेंट पड़ा हुआ है। तो आपका एसईओ जो है वो बहुत ज्यादा हो ही नहीं सकता ऑलमोस्ट रिएक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जेस क्या प्रोवाइड करती है इसके बदले में, नेक्स्ट जेस कहती है कि भाई हम आपको सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो सर्वर पर जनरेट होगा। तो जब भी कोई बंदा सर्च इंजन पर आकर आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा, तो उसे सर्वर कॉल पे उसको वो एचटीएमएल वो कंटेंट उसको वहां देखने को मिलेगा, तो आपकी वेबसाइट की एसईओ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी और उसके चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि प्री रेंडर होगा आपका पेज एट रिक्वेस्ट टाइम फॉर द परफॉर्मेंस एंड एसईओ, ठीक है। आपका पेज ब्राउजर पर आके रेंडर नहीं होगा, आपका पेज प्री रेंडर हो जाएगा सर्वर पर ही। तो ब्राउजर को जो सर्च इंजन होंगे उनको जो चीज रिक्वायर्ड होगी उनको वो चीजें मिल जाएंगी सर्वर साइड पर ही, तो फिर वो आपके पेज की एसईओ इंप्रूव कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है इसी से रिलेटेड है कि स्टैटिक साइट जनरेशन। स्टैटिक साइट जनरेशन ये होती है कि आपने किसी पेज को बनाया एचटीएमएल के अंदर, ठीक है, और उस पेज को डिप्लॉय कर दिया, सही है। अब होगा क्या, फर्ज करें कि उस पेज के अंदर एक डेट डॉट नाउ का मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। और डेट डॉट नाउ का मेथड जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी उनको पता है कि वो क्या करता है, आपको मिली सेकेंड्स के अंदर डेट ला के देता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो मिली सेकेंड की डेट
जो बनी थी फर्स्ट टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लाइव करा अपनी वेबसाइट को बनाकर, 1 घंटे बाद आपने यूज करा, ठीक है, जब आपने यूज करा तो आपको जो डेट मिली वो 1 2 3 4 5 6 7 तक मिल गई, ठीक है। अब आधे घंटे बाद आप जब दोबारा जाते हो तो आपको सेम डेट मिलती है, उस डेट में अपडेट नहीं होता, जबकि वो मिली सेकंड में उसको अपडेट होना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने आपकी जो वेबसाइट था उसका एक स्टैटिक साइट जनरेट करवा के रख दी, यानी फर्स्ट टाइम जब आपने उसको गेट करा तो वो डेटा आपका रियल टाइम का आया। लेकिन जब आप उसको सेकंड टाइम रिक्वेस्ट करोगे आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद, तो वो डेटा वही आएगा जो आपको फर्स्ट टाइम पे मिला था, क्योंकि उसने आपकी वेबसाइट को प्री जनरेट करवा के एक स्टैटिक एचटीएमएल का पेज बना के सर्व कर दिया। अब देखने में ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत खराब सी बात है कि अगर मेरे पेज पे डायनेमिक डेटा ही नहीं है तो फिर ऐसी वेबसाइट का फायदा है क्या, ऐसे पेज का फायदा है क्या अगर वो अपडेट ही नहीं हो रहा। लेकिन ये बहुत एक मेन फीचर है नेक्स्ट का। इसका बेसिकली एग्जाम्पल क्या है कि आपने ब्लॉग्स की वेबसाइट देखी है कि जहां पर मल्टीपल ब्लॉग्स होते हैं, आपने किसी ब्लॉग या आर्टिकल को खोला, क्या वो आर्टिकल आधे घंटे बाद 10 घंटे बाद 20 घंटे बाद क्या चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला ना, वो तो वही रहेगा, आर्टिकल तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स वगैरह के लिए या ब्लॉग के केस में हम ज्यादातर स्टैटिक साइट जनरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। हम चाहते हैं यार हमारा पेज वन टाइम एक दफा रेंडर हो जाए और सर्वर पे अपलोड हो जाए, ठीक है। जब भी कोई यूजर उसको गेट करने की कोशिश करे तो हमें वो सेम कंटेंट हमें रिटर्न होकर आ जाए, कंटेंट उसमें अपडेट कराने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर हम स्टैटिक साइट जनरेशन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और वंस अगेन अगर आपने स्टैटिक साइट जनरेशन यूज करी तो आपका पेज पहले ही बन के सर्वर पे रखा हुआ है, ठीक है। ये जब आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वो पेज रेंडर होकर फिर आपको मुझे आपके पास मिल रहा है, ठीक है। और ब्लॉग के केस के अंदर एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड कोई आर्टिकल सर्च करता हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा लिखा हुआ नेक्स्ट का ब्लॉग सबसे पहले आए, तो पहले गूगल को तो पता चले कि मेरे पास कोई मेरी वेबसाइट पे मेरे डोमेन पर कोई ऐसा कंटेंट लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इसमें इस प्रोसेस के अंदर आपको स्टैटिक साइट जनरेशन बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी कि आपने कुछ भी लिखा और उसको आपने जब डिप्लॉय करा तो जैसे ही गूगल उस पर रिक्वेस्ट करेगा, गूगल फर्स्ट टाइम लाजमी रिक्वेस्ट करता है आपकी वेबसाइट पे, जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसको नेक्स्ट जिससे रिलेटेड कंटेंट वहीं देखने को मिल जाएगा। तो वो आपकी वेबसाइट के हाईली चांस होंगे कि वो रेंडर होकर गूगल के सर्च रिजल्ट में पहले आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम स्टैटिक साइट जनरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं नेक्स्ट के अंदर, और ये चीज रिएक्ट के साथ नहीं मिलती है हमें, ठीक है। अब आ जाए अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या है कि भाई इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन आईएसआर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये बहुत ज्यादा एडवांस इनका कॉन्सेप्ट है और वैसे तो बहुत रेयरली यूज होता है लेकिन यूज होता है स्टिल। इसमें वही प्रॉब्लम है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरे कंटेंट के अंदर चीजें अपडेट हो रही हैं, ठीक है, जैसे मैंने डेट वाली एग्जांपल दी कि ब्लॉग के केस में तो चले सही है, हम एसएसजी यूज कर लेंगे स्टैटिक साइट जनरेशन, वो फाइन। लेकिन अगर मेरा कुछ ब्लॉग या मेरा ब्लॉग तो नहीं, खैर मेरा कोई काउंटर है या इस तरह की कुछ चीज़ है और मैंने उसका एचटीएमएल पेज बना दिया और अब मैं उसको गेट कर रहा हूँ तो मेरी डेट अपडेट नहीं हो रही या मेरा काउंट अपडेट नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी? उस केस में ये प्रॉब्लम होगी कि आपको अपडेट ही देखने को नहीं मिलेगा जो अभी, जबकि आप अपडेट एक्सपेक्ट कर रहे होगे। तो इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने निकाला है इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन से। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट का पेज गेट करते हो तो उसमें कोड के अंदर, जब हम इस पे कोड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, कोड के अंदर हम क्या करते हैं एक टाइमर लगा देते हैं कि भाई इस पेज का कंटेंट हर आधे घंटे बाद अपडेट करो और जो भी लेटेस्ट बनता है वो उसकी बिल्ड में इंक्लूड करके रेंडर करवा दो, ठीक है। अब जब यूजर आएगा तो अभी अगर उसको कोई डेट मिल रही है और वो आधे घंटे बाद विजिट करेगा तो उसको अब आधे घंटे बाद जो डेट मिलेगी वो एक अलग डेट मिलेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपने आधे घंटे पे लगाना है, फुल डे पे लगाना है, 5 डेज पे लगाना है, सेकंड पे लगाना है, मिनट पे लगाना है, ठीक है। जितना आपका डायनेमिक पेज है उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। लेकिन पेज आपका स्टिल जो है वो स्टैटिक ही होगा, यानी आप स्टैटिक पेज में अपडेट ले रहे हो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, आपका एसईओ वंस अगेन रैंक करेगा। तो तीनों तीनों चीजों पे, चाहे आप सर्वर साइड रेंडरिंग करो, चाहे आप आईएसआर करो, चाहे आप एसएसजी करो, आपको एसईओ परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगी नेक्स्ट जेस के साथ, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आईएसआर में एक फीचर ये है कि अगर आप एसएसजी के साथ आईएसआर को अपडेट करने की कोशिश करो तो इसमें दोनों में एक प्रॉब्लम ये है कि एसएसजी के अंदर क्या होगा, अगर आपने कुछ भी अपडेट करना है अपने पेज के अंदर तो आपने अपनी प्रोजेक्ट की बिल्ड दोबारा बनानी पड़ेगी, फिर उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। आज आपके ब्लॉग के अंदर 10 लाइन है, कल आपने उसके अंदर एडिशनल कर दी, अपडेट कर दिया, ठीक है। तो आपने एक न्यू बिल्ड आप अपने प्रोजेक्ट की बनाओगे और बिल्ड बनाने के बाद उसको
अपडेट करोगे दोबारा तो आपका जो सर्वर है उसके ऊपर एक नई बिल्ड चली जाएगी। जब नई बिल्ड जाएगी तो कोई भी यूजर उसको एक्सेस करेगा और उसको नया डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन में क्या होता है, इसके अंदर आप को बिल्ड बनाने की दोबारा जरूरत ही नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा हेडिक भी है, ठीक है ना। आप बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम इंस्टेंटली डेटाबेस से डायनेमिकली अपडेट कर रहे होते हैं। तो मैं क्या अपनी डेटाबेस को अपडेट करने के बाद बार बार क्या मैं बिल्ड ही बनाते रहूंगा अपने प्रोजेक्ट की? जो लाइव कोड चल रहे हैं, जो वेबसाइटें चल रही हैं, वो तो बस चल रही है ना, उनका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए हम इंक्रीमेंटल आईएसआर यूज करते हैं। इससे होता क्या है कि वो खुद ब खुद आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद अपनी रीबिल्ड को रीबिल्ड बनाएगा आपके लिए, और बनाकर जो लेटेस्ट कंटेंट होगा उसको जनरेट करा देगा उसके एचटीएमएल, और आपको रिस्पॉन्स दे देगा आपके ब्राउजर पे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब हम थोड़ा सा इसमें आगे कोडिंग में जाएंगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, आवाज मेरी कट रही है? किसी और को भी महसूस हुई तो मैसेज करें, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा। आई थिंक या सिर्फ आपका नेट स्लो चल रहा होगा। मुझे मैसेज पे बताएं मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? यासिर कह रहे हैं कि आवाज कट रही है आपकी। जी सर, कट रही है यार। तो अच्छा, एक मिनट। ओह, सॉरी यार, मैंने बड़ी देर से देखा मैसेज। अच्छा, मुझे एक मिनट दो। अच्छा, अम्माद कह रहे हैं आवाज ठीक है। अम्माद शुरू से ठीक है या अभी ठीक है? हो सकता है आप दोनों का नेट क्लियर है, वॉइस ना, हाँ वॉइस क्लियर है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जूम के ऊपर ना जब भी नेट स्लो होगा मेरा तो मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपका नेट जो है वो स्टेबल नहीं है, आप उसको सही कर लें, जो भी कर लें, ठीक है। तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसा मैसेज आया नहीं है, इस वजह से आई एम अज्यूमिंग, वरना मैं खुद रोक देता हूँ, ठीक है। शुरू से ठीक है, ठीक है ना। तो अमाद और यासिर और जमीर, आप आई थिंक आपका थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा होगा, ठीक है। खैर, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप अभी आवाज सबको क्लियर होगी, ये सबके नेट ठीक होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो जरूर पूछें। कि इस वैसे तो जब कोड हम करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। अभी इतना ज्यादा डीप डाइव में नहीं जाना, लेकिन ये सारे बताने का मकसद ये है कि ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको रिएक्ट के साथ कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। और ये सारे यूज करने का मकसद ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो मीट कर सके रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन ग्रेड कोड को, या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट प्रोडक्शन ग्रेड एप्स को, ठीक है। क्यों दुनिया की एप्लीकेशन या ई कॉमर्स वगैरह इतनी फास्ट रेंडर हो जाती हैं, उनके प्रोडक्ट जल्दी से रेंडर होकर आ जाते हैं, उनका प्रोडक्ट आपने देखा है अमेजोन का दराज का प्रोडक्ट, जब आप किसी भी उनका कोई भी पेज पे किसी प्रोडक्ट को खोलो, उसका लिंक कॉपी करो और किसी के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करो, तो पूरे प्रोडक्ट का एक कार्ड बन जाता है। इवन जब आप अपने दोस्तों के साथ रील्स वगैरह शेयर करते हो पूरे रील्स का एक कार्ड बन जाएगा। एक एक इमेज रेंडर हो जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उस रील्स के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये कैसे आता है सारा कुछ? जब आप उस लिंक को पेस्ट करते हो ना, तो वो लिंक जाके सर्वर पे कॉल देता है कि यार इस लिंक के अंदर कुछ डेटा पड़ा है तो बता दो, एक छोटा सा कार्ड जनरेट हो जाए हमारे पास, ठीक है। जब अगर उसके अंदर डेटा होगा तो आपको जरूर वो कार्ड बना देगा व्हाट्सएप पर, छोटा सा लिंक जिसे हम कहते हैं लिंक शेयरिंग वगैरह। तो आपके पास कार्ड, तो आपको लिंक देख के आइडिया जाएगा, अच्छा ये इस चीज का लिंक है, फिर आप उस पर क्लिक करो या ना करो, ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो बनता है नेक्स्ट जेएस के साथ। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन रिएक्ट में लिखी हुई है, अगर किसी ने ई कॉमर्स एप्लीकेशन पूरी रिएक्ट के अंदर बना दी, कोर रिएक्ट में, ठीक है, और उसका कोई प्रोडक्ट है स्पेसिफिक, अब वो क्या कर रहा है, इस प्रोडक्ट का लिंक ऐसे कॉपी कर रहा है और किसी को व्हाट्सएप पे दे रहा है, तो सिर्फ लिंक कॉपी होकर चले जाएगा, उस प्रोडक्ट की इमेज डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं आएगी व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जाहिर है रिएक्ट जब व्हाट्सएप उसको कॉल करने की कोशिश करेगा, वहां सिर्फ एक एचटीएमएल पड़ी हुई है डमी खाली, तो उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वो सिर्फ आपके लिंक को ही कॉपी पेस्ट करवा देगा, ठीक है। तो और प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि मार्केटिंग कैसे होगी आपकी वेबसाइट की, आपकी चीजों की, जब तक आप इस तरह की चीजें या इस तरह के फीचर्स यूज नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जेस आया ही मार्केट में इसीलिए कि क्योंकि जब रिएक्ट आया मार्केट में तो इसने कोड लिखने के तरीके को बहुत ज्यादा फ्रंट एंड डेवलपर के लिए बेहतर कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और बहुत ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट हो गई, तो सारी दुनिया चले गई रिएक्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो उसके कॉन्स थे, ठीक है, वो हमें स्टिल फेस करने को पड़ लेते हैं कि यार हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं है, हमारे पास स्टैटिक जनरेशन नहीं है, साइट तो हमारी बड़ी फास्ट चल रही है लेकिन ये फीचर्स हमें मिल ही नहीं पा रहे। तो फिर जब भी कोई गैप होता है मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो मेरी हाइब्रिड अप्रोच आ जाती है और वो फिर उसको ओवरकम कर ली। तो नेक्स्ट जेस ने बिल्कुल यही करा कि उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें, तुम पूरी एप्लीकेशन लिखोगे जैसे तुम रिएक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम सर्वर साइड रेंडरिंग भी करवा सकते हो, तुम स्टैटिक साइड जनरेशन भी करा सकते हो, और अगर तुम चाहो कि तुम चाहते हो कि भाई सिर्फ क्लाइंट साइड काम हो,
तो तुम वो भी करवाओ, ठीक है। अच्छा, फुली क्लाइंट साइड काम कहाँ पे देखने को मिलता है? आप नेक्स्ट के अंदर जैसे रिएक्ट में काम होता है ना, बिल्कुल वैसा काम भी करवा सकते हो। जैसे हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं ना, एडमिन पैनल वगैरह, एडमिन पैनल का कोड लिंक या कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता ना, वो चाहता है कि, क्योंकि कस्टमर यूज नहीं करता है एडमिन पैनल एडमिन लोग यूज करते हैं या जिनकी कंपनी होती है वो लोग यूज करते हैं। तो वो आप पूरी क्लाइंट साइड बना दो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां आपकी प्रोडक्ट है, जहां आपको चीजें दिखानी है, जहां आपको कस्टमर एंगेजमेंट चाहिए, जहां आपके लिए एसईओ मैटर करता है, ठीक है, जहां पे आप ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो, तो उस केस में रिएक्ट के साथ अगर आपने काम करना है तो नेक्स्ट जेस्ट इज द बेस्ट चॉइस फॉर, ठीक है। अच्छा, और इसी वजह से अब रिएक्ट के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वो कहते हैं कि आपको, अगर आपने रिएक्ट पे काम करना है तो आप नेक्स्ट जेएस या कोई दूसरा रिएक्ट का फ्रेमवर्क चूज करें, ठीक है। वो भी मना करते हैं सीआरए या जो भी रिएक्ट के मेथड्स हैं उनसे एप्स बनाने को, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है सबको? मूव ऑन करें आगे? यस यस। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जनाब, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर आ गए हम नेक्स्ट फीचर्स पे। अब नेक्स्ट फीचर हमारे पास क्या है? हमारे पास इसकी कुछ और की फीचर्स हैं, इसको भी जल्दी जल्दी से देखते हैं। कि एक आपका एपीआई राउट्स हो जाता है, फिर एक बिल्ट इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक फीचर मिलता है, फिर मिडिलवेयर सपोर्ट भी है नेक्स्ट के अंदर, और एज फंक्शनैलिटी भी है, ठीक है। एपीआई राउट्स के अंदर बेसिकली जैसे मैंने शुरू में कहा कि नेक्स्ट जो है वो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर सकते हो। तो एपीआई राउट्स के अंदर आप बैकएंड्स भी नेक्स्ट के ऊपर बना सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो एपीआई लिखना तो आपको एपीआई भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पहले बैकएंड आना चाहिए, ठीक है। मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपको नेक्स्ट जेएस के साथ बैकएंड करना है, क्योंकि उसका बैकएंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आपको एटलीस्ट डेटाबेसिस के साथ आपने काम करा हुआ हो, मोंगो डीबी के साथ, नोड जेएस के साथ, एक्सप्रेस के साथ, तो फिर अगर आप नेक्स्ट जेएस पर आते हो तो आपको थोड़ी आसानी होगी काम करने में, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी इसका फोकस और यूज है वो हम करते हैं प्रोडक्शन ग्रेड फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बनाने के लिए, ठीक है। देन फिर जो इसका सेकंड फीचर है वो है बिल्ट इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये इतनी बड़ी कोई वो नहीं है, ये मैंने शुरू में जैसे बताया, बस इमेज की ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। इसके अपने कंपोनेंट्स होते हैं इमेज की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो जब हम कोड करेंगे तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट इमेज को ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जो एचटीएमएल का इमेज टैग होता है ना, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, इनका अपना कंपोनेंट होता है। अगर हम उसको यूज करें तो आपकी जो इमेजेस है वो बहुत ज्यादा और फास्ट रेंडर हो जाती है और ऑप्टिमाइज भी हो जाती है, ठीक है। तो बस ये इतनी बात होती है इसके अंदर, ठीक है। देन फिर आपके पास आता है मिडिलवेयर की सपोर्ट। अच्छा, मिडिल वेयर की सपोर्ट से क्या मकसद है? क्योंकि देखें ये बैकएंड अगर यूज कर रहे हैं, ये चले अगर हम बैकएंड को अभी हटा भी दें, हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि जो हमारे राउट्स होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, होम पेज है, अबाउट पेज है, एडमिन का पेज है, ठीक है। तो बहुत सारे राउट्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे राउट्स प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जिसके पास इतनी सुपर पावर है कि आप इसके राउट का कोड, अगर कोई राउट प्रोटेक्ट है मिडिलवेयर के थ्रू, तो आप उस पर जा ही नहीं सकते, कोई भी तरीका नहीं है उसको ब्लॉक करने का, उसको हैक करने का। क्यों? जबकि आप अगर रिएक्ट पे काम करते हो तो आप अपने राउट जरूर वहाँ पे प्रोडक्ट करते हो, या एपीआई एपीआई बेस से आप उसको प्रोटेक्टेड बनाते हो, वो हमें करना ही वैसे ही करना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपका यूजर आ ही ना पाए उस राउट के ऊपर, तो आप नेक्स्ट जिसमें मिडिलवेयर यूज करो। मिडिलवेयर क्या होता है? आपके क्लाइंट और मिडिलवेयर रेंडर होते हैं सर्वर पे। तो वो सर्वर से डिसाइड कर लेता है इस बात को, आपका मिडिल मैन है वो सर्व पहले ही आपके पेज रेंडर होने से डिसाइड कर लेता है कि ये पेज देना है या नहीं देना। बाद में फिर उसका एचटीएमएल बनेगा या बाद में उसकी बिल्ड बन के ब्राउजर पे जाएगी, तो आपको वो चीज मिलेगी नहीं एक्सेस। लेकिन रिएक्ट में क्या होता है, पूरी बिल्ड आ जाती है, बस आप उसको, क्योंकि आपने प्रोग्रामेटिकली उसको हैंडल करा हुआ होता है, तो आपको वो पेज नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन इसमें क्या होता है, वो पेज आपके पास आएगा ही नहीं, एक्सेस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका मिडिलवेयर बहुत पावरफुल है राउट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और इस सिमिलरली यूज होता है एपीआई राउट्स के लिए भी यूज होता है, कि अगर आपने कोई डेटा एपीआई कोई फैच करनी है या किसी को रिक्वेस्ट को कोई कंट्रोल करना है, ठीक है, या कुकीज या ब्राउजर में डेटा सेव कराना है, उस पर्पस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं मिडिलवेयर को, कि यार मेरा पेज रेंडर होने से पहले इसकी कुकीज सेट हो जाए या रेंडर हो जाए, तो उस चीज पर्पस के लिए भी हम मिडिलवेयर को यूज करते हैं, ठीक है। देन फिर जो हमारे लास्ट पार्ट है वो है एड्स फंक्शन, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है? थोड़ा सा अगर आपको डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली जो हमारी सर्वरलेस एग्जीक्यूशंस होती है ना, यानी अगर हमने कोई वेबसाइट होस्ट करी, डिप्लॉय करी, अब वो सर्वरलेस वर्क कर रही है, यानी उसकी स्केलेबिलिटी का हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को खुद मैनेज कर रही है। तो नेक्स्ट जेस अपने आप को मैनेज इस तरीके से करती है एड्स फंक्शंस के थ्रू। अब ये फंक्शंस ये होते हैं कि जब हम इसको वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं, तो ये क्या करती है, अपने डिफरेंट चंक्स बना लेती है, यानी एजेस बना लेती है, और जो यूजर का नियरेस्ट एज होता है वहां से उसको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा
फास्ट हो जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ के आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं, सही है, और आपका सर्वर पड़ा हुआ है यूएस में, तो आप बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, अपना नेक्स्ट यूआरएल या पेज गेट करने के लिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट नेक्स्ट क्या करेगी, उसके एजेस बना के अलग अलग चंक्स में रख देगी, ठीक है। तो अगर आपने अबाउट पेज एक दफा या कोई सा भी पेज किसी एज पे उसके पड़ा हुआ है, तो आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आप दोबारा उस अबाउट पेज को कॉल करोगे, वो आपको अबाउट पेज दोबारा मिल जाएगा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। थोड़ा सा ऊपर लेकर अगर मैं आपको जाऊँ ना, स्टैटिक साइट जनरेशन को जो मैं आपको बता रहा था ना, कि डेट अपडेट ही नहीं होगी, क्योंकि एक दफा पेज बन गया तो बन गया। वो इसी वजह से मसला ये है, क्योंकि वो बार बार सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा आपके पेज की, वो आपको एज से ही रिटर्न कर देगा डेटा। उसने अपना एक एज बनाया हुआ है, वहीं से आपको डेटा बार बार वो रिटर्न कर रहा है। अब वो सर्वर पे जाएगा तो उसको नई डेट मिलेगी, तो फिर वो आपको रिवर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन वो सर्वर पे जाएगा नहीं। इसलिए हम इंक्रीमेंटल काउंट लगा देते हैं कि भाई हर आधे घंटे बाद तुम स्टैटिक साइट जरूर बनाओ, लेकिन जाके सर्वर पे चेक भी करो कुछ डेटा अपडेट हुआ है तो वो लेकर आओ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो एज फंक्शनैलिटी को यूज करता है, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसको डीप डाइव देखेंगे और जाके, ठीक है। अच्छा, देन जो परफॉर्मेंस बेनिफिट्स इस पे मिल जाते हैं, उसमें सारे हैं आपके फास्टर पेज लोड विथ एसएसआर एंड एसएसजी, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन से आपके पेज बहुत ज्यादा फास्ट लोड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जिसका डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्लो है रिएक्ट के उसमें, लेकिन वंस इसकी जब बिल्ड बन जाती है, जब डिप्लॉय जाती है, तो बहुत फास्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सारी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है इसमें, इमेजेस वगैरह फॉन्ट्स की सारी चीजें, ठीक है। और स्टैटिक कंटेंट की भी आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। इम्प्रूव एसईओ ड्यू टू प्री रेंडर कंटेंट, इस पर हमने अच्छी खासी बात कर ली। एफिशिएंट कैशिंग एंड इमेज हैंडलिंग वगैरह, इसके अंदर कैशिंग और इमेज हैंडलिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे फीचर्स भी आपको बिल्ट इन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। डेवलपर एक्सपीरियंस, फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम, नो नीड रिएक्ट राउटर। जिन्होंने रिएक्ट में काम करा होगा उनको पता होगा, उन्होंने थर्ड पार्टी एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट राउटर डोम की, उसको हम पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर अपने राउट सेटअप करते हैं, फिर राउट की प्रोटेक्शन के लिए अलग कोड लिखते हैं, इस तरीके सेक्टर सेक्टर। तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम मिल जाता है, चाहे एप्स राउट यूज करो या पेज राउट यूज करो। अब लोग पेज राउटिंग ही यूज करते हैं, सॉरी ऐप राउटिंग ही यूज करते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट है, ठीक है। देन फिर टाइप स्क्रिप्ट की सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे भी क्यों जरूरी है, ठीक है। देन फिर आपको फुल स्टैक एक कैपेबिलिटीज मिल जाती है विद एपीआई राउट्स के अकॉर्डिंग, कि अगर आप चाहो तो फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बना सकते हो। फास्ट रिफ्रेश फॉर सीमलेस डेवलपमेंट, ठीक है, ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन रिएक्ट से ज्यादा फास्ट नहीं है डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। डिप्लॉयमेंट और लाइफ होने के बाद बहुत फास्ट है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर थोड़ी सी रिएक्ट चाहिए, स्लो वर्क करती है, ठीक है। इजी डिप्लॉयबल ऑन वर्सल विथ वन कमांड, बिल्कुल ऐसी है, वर्सल पे बहुत जल्दी इजीली डिप्लॉय हो जाती है, इसको हम देखेंगे भी जब हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, वाई नेक्स्ट जेस फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, वैसे तो इतनी सारी बातें कर ली कि क्यों जरूरी है प्रोडक्शन के, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कि स्केलेबिलिटी हो जाती है एप्लीकेशन की, मेंटेनेबिलिटी आसान है, हाई परफॉर्मेंस फॉर एंटरप्राइज एप्स, ठीक है। जो भी आपकी इंटरप्राइज मार्केट, उसके लिए आपको जो फीचर्स चाहिए होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो वो आपको नेक्स्ट के अंदर मिल जाता है, और परफॉर्मेंस भी आपको बहुत बेहतर मिलती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद वर्सल सपोर्ट, ठीक है, अब इसकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन वाकई में बहुत अच्छी है, ठीक है। सिक्योर और ऑप्टिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कोड ऑप्टिमाइजेशन वेल एंड गुड है, ठीक है, ट्रस्टेड। अच्छा जनाब, तो मैं बता रहा था कि ये सिक्योर और ऑप्टिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन फिर ये ट्रस्टेड बाय टॉप नॉच कंपनीज है, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज करती हैं, जैसे टिकटॉक, गिटहब, ट्विटर, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, वर्सल खुद इटसेल्फ, ठीक है। देन फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और कंक्लूजन पर अगर हम आए, कंक्लूजन को उसको देख लेते हैं कि नेक्स्ट इज गो टू द फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्न वेब एप्लीकेशन, ठीक बात है। प्रोवाइड सुपीरियर परफॉर्मेंस, एसईओ, डेवलपर एक्सपीरियंस, ठीक बात है, ठीक है। आइडियल फॉर स्टार्टअप एंटरप्राइजेस एंड प्रोडक्शन रेडी एप्स, ठीक है। रेडी टू टेक आउट योर रिएक्ट प्रोजेक्ट टू द नेक्स्ट लेवल, स्टार्ट यूजिंग नेक्स्ट जेस टुडे, ठीक है। अगर आप अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो, तो आपको नेक्स्ट जेस आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, जो कि हम कर रहे हैं। देन फिर थैंक यू, ठीक है, जबरदस्त। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट जेस के बारे में नॉलेज कैसी लगी, और आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप लोग चाहते हैं कि यार जबरदस्त नेक्स्ट जेस के साथ ही हमने अपनी एप्लीकेशंस बनानी चाहिए, या आप लोगों को लगता है कि नहीं यार रिएक्ट ही सही है, हम रिएक्ट पे, अगर जो जिन लोगों ने रिएक्ट पे काम करा हुआ है उनको क्या डिफरेंस नजर आता है। नेक्स्ट में हमें ये एज मिलता है, हमें बैकएंड की भी साथ में ले सकते हैं नेक्स्ट में। बिल्कुल ऐसी है। ये
बैकएंड भी ले सकते हैं। फिर आपको जो बेसिकली जो इसके कोर फीचर है ना, जो कि बहुत ज्यादा इसलिए पॉपुलर है कि ये जो एसएसआर और एसएसजी जो मैंने बताया ना टर्म्स, जब हम कोड करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। चीजें होती हैं किसी भी प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन के लिए, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और फिर इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है डेवलपमेंट का, राउटिंग आपको नहीं करनी पड़ती, मिडिलवेयर के कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। तो एक फ्रेमवर्क यूज करने के हमेशा एडवांटेज ही होता है, ठीक है। देखें अगर मैं बात को थोड़ी सी सम अप करूं, तो बेसिकली मार्केट में ऐसा होता है हमेशा, जब आपके पास दो चीजें आपस में टकराव हो जाता है ना, दो चीजों का, तो फिर एक तीसरी अप्रोच आती है जो कि हाइब्रिड अप्रोच होती है, जिसके पास दोनों चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट जेस वो चीज है। दो चीजों का टकराव कैसे है, थोड़ी सी हिस्ट्री पे अगर आप जाएं तो देखें, रिएक्ट से पहले जो फ्रंट एंड यूज होती थी वो सारा होता था सर्वर साइड, ठीक है, जिसमें आपका पीएचपी लारावेल वगैरह हो गया। ये नोड जिस पे भी इन लोग काम कर रहे हैं, तो वो जेंगो पे काम कर रहे हैं, तो वो जिंजा टेम्पलेट्स पे होती हैं। मतलब सर्वर पे आपने एचटीएमएल की टेम्पलेट्स रेंडर करवानी पड़ती थी इसको यूज करने के लिए। फिर जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था तो वो पेज निकल कर आता था, ठीक है। तो इससे जो आपकी कम्युनिकेशन थी सर्वर के साथ, यूजर की, एंड यूजर की, वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, कि वो हर रिक्वेस्ट पे सर्वर पे कॉल कर रहा है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन जब आपके यूजर बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है, और स्पेशली जब जब इस तरह की एप्स ने पॉपुलैरिटी ली, जैसे फेसबुक वगैरह, जिनके मिलियंस में बिलियंस में यूजर्स हैं, ठीक है, तो जब आपकी वेब ऐप बहुत ज्यादा ग्रूम करने लगी, तो सर्वर पे रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा जाने लगे, जिसकी वजह से सर्वर पे लेटेंसी आने लगी और एक्सपीरियंस खराब होने लगा। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया था कि सारा चीजें आप रेंडर करवा दो क्लाइंट साइड पे, सर्वर पे सिर्फ डेटा के लिए अप्रोच करो, जिससे हम रेस्ट एपीआई कहते हैं ना, कि आपने कॉल करी और एपीआई से डेटा मंगाया और अपने पेज पे रेंडर करवा दिया। तो इसलिए रिएक्ट आई थी कि आप सिर्फ जो डेटा की आपको रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आप उसको कॉल करो सर्वर के लिए और डेटा लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये काम जब आया रिएक्ट के साथ, तो सबने बोला यार ये तो बहुत जबरदस्त है, हमारी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, बिल्ड बहुत ज्यादा बड़ी होनी शुरू हो गई, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि आपकी जो एसईओ वगैरह थी वो बिल्कुल ही माइनस में चली गई, क्योंकि ब्राउजर तो स्टिल सर्वर को ही सर्च करते हैं एसईओ के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई। तो अब दो कॉम्पिटिटर आपस में होगा कि एक बोल रहा है कि भाई सर्वर साइड यूज करो और एक कह रहा है कि फुली क्लाइंट साइड यूज करो। तो नेक्स्ट जेस ने क्या करा, दोनों को ओवरकम करके दोनों फीचर्स दे दिए। और जाहिर है उसके लिए उन्होंने कुछ मेहनत या एफर्ट करी होगी, जो भी उन्होंने प्रोडक्शन ग्रेड्स पे काम कर। तो इसीलिए क्योंकि उनके पास सर्वर का भी एक्सेस है, इसलिए वो आपको एपीआई बनाने की इजाजत देते हैं, ठीक है। वरना जो नॉर्मल फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क होते हैं उनके अंदर आप एपीआई वगैरह नहीं बना सकते, क्योंकि नाइजेस आपको सर्वर साइड भी देता है। फिर उन्होंने एज की फंक्शनैलिटी जो यूज करी है ना, कि एज के थ्रू, क्योंकि अगर ये प्योरली सर्वर पे काम करें तो इनका रिस्पॉन्स भी स्लो हो जाए, इसलिए वो एज डिफाइन कर देते हैं अपनी वेबसाइट की, कि भाई अगर तुमने एक एज उठा लिया है तो अब तुम्हें उस एज से ही रिस्पॉन्स मिलता रहेगा बार बार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई डेटा अपडेट नहीं होगा, तो वो आप खुद डेवलपमेंट के दौरान इस चीज को अच्छी तरह, जब जितने अच्छे आप डेवलपर होगे तो आप खुद सेंस करोगे कि यार ये डेटा मुझे वाकई में अपडेट करवाना भी है, नहीं करवाना। अगर नहीं करवाना तो मैं इसके ऊपर क्यों आईएसआर यूज करूं, मैं तो उसको एसएसजी में ही बना सकता हूँ। तो ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। और फील एंड जो आपका सिनेरियो वो सारा रिएक्ट वाला ही है, ठीक है, सारी चीजें रिएक्ट वाली ही है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने डैशबोर्ड बनाना है तो दबा के यूज क्लाइंट लगाएं, उसमें यूज क्लाइंट और यूज सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है, और आपका सारे कंटेंट ब्राउजर साइड पे रेंडर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डैशबोर्ड वगैरह या एडमिन पैनल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। तो नेक्स्ट जे जो है बेसिकली वो एक हाइब्रिड अप्रोच आपको देता है कि आप सर्वर काम भी करो और क्लाइंट साइड पे भी काम करो, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अभी हम इस स्लाइड्स को करते हैं बंद, ठीक है। आप लोग उस स्लाइड में शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई अब हम इसमें मजीद क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमें जरूरत है थोड़ी सी टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ने की, इसको समझने की, ताकि हमें टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करना आ जाए, ठीक है। और टाइप स्क्रिप्ट से भी पहले, हम उसकी इंस्टॉलेशन पे जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन करी हुई है, सबके कंप्यूटर के अंदर नोड जेएस का फीचर होना चाहिए, ठीक है। फीचर कह रहा है, सॉरी, नोड जेएस आपके सिस्टम में डाउनलोड होनी चाहिए, ठीक है। तो नोड जेएस डाउनलोड करने के लिए जस्ट आप यहाँ पर जाएं और लिखें NODE नोड.js। आप नोड.js की वेबसाइट पे आ जाएंगे। जब आप इसको रन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, तो आपके यहाँ पर आ जाएगा नोड.js डाउनलोड LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और इसी को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपने जस्ट ओपन करके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना इधर उधर, जस्ट नेक्स्ट 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 करें, आपके सिस्टम में नोड.js डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, वैसे आप लोग मुझे बताया कमेंट में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास नोट.js डाउनलोड ही नहीं है सिस्टम में, बस यस लिख दें तो मैं समझ जाऊंगा आप लोगों के पास डाउनलोड नहीं है।
ये एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ डाउनलोडेड। तो आप लोग मुझे जवाब दें कमेंट के नीचे, यस या नो। यस, डाउनलोड है। अच्छा, मात के तो होगी, अब मात तो मन स्टैक है माशाल्लाह से। डाउनलोडेड है, ठीक है। ठीक है, एक बच्चे का है नो का, ठीक है। अच्छा भाई, तो जिनका रिस्पांस है नो, ठीक है, तो वो यहाँ पर आके डाउनलोड करें और इसको ओपन करें और इसको नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लें, ठीक है। कोई भी इधर उधर ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस नेक्स्ट 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 करेंगे, आपको ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। देन अगर कोई आपको इशू आता है नोट जेएस के अंदर डाउनलोड करने में, तो आप मुझे मुझे मैसेज करें, ठीक है। मैं आपको लाजमी रिस्पॉन्स कर दूंगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ आप फंस रहे हैं, ठीक है। बाकी मेजोरिटी ने डाउनलोड करा हुआ है, ठीक है। तो वो उसी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपका डाउनलोड हो जाए, नेक्स्ट 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 आप सारा कुछ कर लें, तो आपको चेक करने के लिए आप अपना टर्मिनल ओपन करें, ठीक है। जैसे मैंने अपना टर्मिनल ओपन करा, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है और लिखना है टर्मिनल, ठीक है। तो आपका ये टर्मिनल आ जाएगा। आपके पास टर्मिनल लिखे हैं या सीएमडी लिखे हैं, ठीक है। एक आता है शेल, कुछ भी लिख दें, शीट नहीं शेल, ठीक है। तो ये विंडो शेल लिख दें, कुछ भी आप लिख दें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी सीएमडी वगैरह आप यूज करें और उसको ओपन करें। ओपन करके इस आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस पर आपने सिंपल जाके नोड लिखना है और माइनस माइनस वर्जन लिखना है और एंटर कर देना है। तो ये बता रहा है कि भाई मेरे कंप्यूटर के अंदर इस वक्त नोट जेएस का 22.11.0 वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है। इसी के साथ एक पैकेज मैनेजर भी आपको इंस्टॉल मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट नोट जेएस के साथ ही। तो उसका वर्जन देखने के लिए आप करें npm माइनस माइनस वर्जन। तो आपको आपके पैकेज मैनेजर का भी वर्जन पता चल जाएगा, जो कि मेरे केस में 10.9.0 है, ठीक है। जब आपका इस तरीके से वर्जन और एनपीएम का वर्जन नजर आ जाए, तो आप समझिए कि आपके कंप्यूटर में नोट.जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है इंस्टॉल, वो करके ये चीज लाजमी टेस्ट कर लेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे लाजमी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, पर्सनली डीएम कर देगा, ठीक है। मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पीएनपीएम भी यूज कर सकते हैं यार, पीएनपीएम भी यूज कर सकते हो, यार्न भी यूज कर सकते हो, जो चीज आए यूज कर सकते हो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि सीखने के लिए, जब आप किसी को सीख रहे हो, कोई भी चीज सीख रहे हो, मैं भी कुछ चीज सीख रहा होता हूँ ना, तो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ अपने इंस्ट्रक्टर को। अगर वो नोट जेस कर रहा है ना, तो मैं नोट जेस ही फॉलो करूंगा। मे बी देयर इज अ चांस कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई ऐसी कोई सेटिंग करनी पड़े जो कि शायद वो इंस्ट्रक्टर मुझे नहीं बताएगा, क्योंकि वो कुछ और यूज कर रहा है, मैं कुछ और पैकेज में चला गया हूँ। हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, मुझे पता है। पीएनपी भी यूज करो, बन यूज करो, कुछ भी यूज करो, ठीक है। नोट जेस की जगह लोग बन यूज करते हैं, ठीक है। तो वो यूज कर लो, वो भी जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, कुछ भी यूज कर लो। लेकिन अगर आप अभी, हमारा प्राइमरली फोकस है वो नेक्स्ट जेस सीखने पर है, तो कोशिश ये करो कि नेक्स्ट जेस को नोट जेस के साथ ही लेके जाओ। हाँ, अगर तुमने अपने कंप्यूटर में पीएनपी करी हुई है तो नोट जेस भी कर लो, अगर नहीं करी हुई पीएनपी के साथ जाना चाहते हो तो जाओ। लेकिन अगर उसके रिलेटेड कुछ एरर या कुछ भी आएंगे, तो वो फिर तुम्हें खुद रिजॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सीखते वक्त हमेशा कोशिश ये करो कि जो इंस्ट्रक्टर करवा रहा है उतना कर लो, ताकि जो कोर है ना, अभी हमारा मकसद है पीएनपी के साथ नेक्स्ट जेएस बनाना नहीं, हमारा मकसद है नेक्स्ट जेएस को सीखना, ठीक है। बाकी बाद में हम बन के साथ बनाए, पीएनपी के साथ बनाए, किसी भी पैकेज मैनेजर का आप यूज कर सकते हो। मैं पहले यार्न यूज करता था, अब मैंने छोड़ दिया यार्न यूज करना, क्योंकि मेरी कंपनी में सब नोट जेएस कर रहे थे, तो मैंने कहा यही करो। इससे पहले के ज्यादा मसला है, इससे पहले मैं लिनक्स भी यूज करता था। सर्विस अभी तक लिनक्स यूज करते हैं। अब मेरी कंपनी में सारे डेवलपर सब कुछ विंडोज यूज कर रहे हैं, तो मैं फिर विंडोज में आ गया, क्यों, ताकि कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें, काम पर ज्यादा फोकस रहे, ठीक है। तो बाकी तुम जा सकते हो पीएनपी के साथ भी, ठीक है। अच्छा, दैट्स इट। तो अभी हमने नोट.जेएस इंस्टॉल कर ली, ठीक है। और नोट.जेएस इंस्टॉल करके जबरदस्त, नोट.जेएस इंस्टॉल करने के बाद अब हम जाते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, जो रिएक्ट डेवलपर उनको ऑलरेडी पता होगा, जो नहीं है उन वो देख लें। हमें जाना है वीट की वेबसाइट के ऊपर, वीट.डेव, ठीक है। इसको आप सर्च करें, ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वीट बेसिकली क्या है? वीट है एक बिल्ड टूल है बेसिकली, ठीक है। ये आपकी जावास्क्रिप्ट के बंडल्स बनाता है, उसकी बिल्ड बनाता है और आपको प्रोडक्शन बिल्ड रेडी करके देता है। आप उसको कहीं भी डिप्लॉय करो, आपकी वेबसाइट लाइव हो गई, ठीक है। तो आप, अगर आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हो और बिल्ड वाइट की यूज करना चाह रहे हो, तो रिएक्ट की एप्लीकेशन वीट के साथ बना लो, ठीक है। या अगर आप नॉर्मल कोई जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बना रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपको बिल्ड खुद लिखनी पड़े अपनी एप्लीकेशन की, या वेब पैक वगैरह कॉन्फ़िगर करना पड़े, तो आप वीट को यूज करो। और मॉडर्न डेज के अंदर सब इसी को यूज करते हैं, इसकी आपकी जो बिल्ड वगैरह के झंझट है वो सारे बच जाते हैं, ठीक है। और बहुत ऑप्टिमाइज और बहुत फास्ट आपको काम देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट कोडिंग पे काम करते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो हम गेटिंग स्टार्ट पे जाते हैं। हम बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें, रिएक्ट का नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने टाइप स्क्रिप्ट सीखनी है, ठीक है। जैसे ही आप गेटिंग स्टार्ट पे जाओगे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा npm create वीट @latest। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद
किसी भी फोल्डर को आप ओपन कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है क्लास 1 टाइप स्क्रिप्ट। इस फोल्डर को आप, अच्छा, कोई, अब आई एम अज्यूमिंग के जितने भी लोग हैं सबने VS कोड वगैरह तो इंस्टॉल होगा सबके सिस्टम में। कोई ना कोई एडिटर, कोड एडिटर तो आप लोग यूज करते होंगे, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग वगैरह ये सारी चीजें, HTML से जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट वगैरह जितनी भी आपने करेगी, तो VS कोड ही मेजोरिटी यूज कर रही होगी, ठीक है। या आपका जो भी एडिटर है आप वो ओपन कर सकते हो, ठीक है। मेरे केस में VS कोड है तो मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके जब मैं VS कोड पे ओपन करूंगा तो मेरा ये फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर जाना है और आपने जस्ट प्रेस करना है Ctrl+J। तो आपके पास आ जाएगा एक टर्मिनल, ठीक है, जो कि VS कोड का टर्मिनल है, और बाय डिफॉल्ट ये इस पेज के अंदर ओपन हुआ है, इस फोल्डर के अंदर ओपन हुआ है जहां पर आपने VS कोड खोला है। और सिंपल आपने उस कमांड को पेस्ट कर देना है जो आपने वहां से कॉपी करी थी, और एंटर। हाँ यार, जूम इन कर लेता हूँ, जबरदस्त। बस इससे ज्यादा जूम इन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब देखें, ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा जो जिस पे आप काम करने वाले हो। तो मैं कहता हूँ भाई मैंने जो मेरा भी इस फोल्डर का नाम है वही रहने दो, तो मैंने डॉट लगा के एंटर कर दिया, ठीक है। और ये पूछ रहा है आपके पैकेज नेम भी यही रख दें, तो मैंने कहा हाँ यही रख दो, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अगर आपने प्रोजेक्ट नाम अलग से बनाना तो आप अलग से बना दो, फिर वो आपके लिए फोल्डर बना देगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपने वीट को आप यूज कर रहे हैं तो आपने एप्लीकेशन किसकी बनानी है। आपने वनीला पे काम करना है, व्यू पे काम करना है, रिएक्ट पे करना है, एंगुलर करना है, सिल्वाटे, सॉलिड, बहुत सारे फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो अभी कोर काम करना है, ठीक है, तो मैं वनीला को चूज करूंगा। अब वनीला का मकसद कोर डेवलपमेंट, ठीक है, या कोर HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है। तो उसके अंदर वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है या रिएक्ट के साथ, ओ सॉरी, टाइप स्क्रिप्ट के साथ। तो मैं कहूंगा भाई मुझे टाइप स्क्रिप्ट के साथ जाना है, ठीक है। तो उसने मेरे लिए एक डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट रेडी करके रख दिया। तो मुझे अब टाइप स्क्रिप्ट को जाके इंस्टॉल करना है या लोकल इंस्टॉल करके अपना कॉन्फ़िगरेशन करना, उसकी बिल्ड बनाना, वेब पैक करना, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट बन गया है। मैं npm इंस्टॉल लिखूंगा, मेरे सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे। मैं npm रन डेव लिखूंगा, मेरे प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। और बिल्ड लिखनी होगी तो मैं npm रन बिल्ड लिखूंगा, मेरे प्रोजेक्ट की बिल्ड भी बन जाएगी जिसे मैं कभी भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। हमारा पर्पस अभी बिल्ड बना के डिप्लॉय करना नहीं है, हमें सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट सीखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आए और अब वही हम जस्ट लिखते हैं npm इंस्टॉल और एंटर कर देते हैं। npm आई भी आप लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और मेरे पास इसने कुछ अ, सही है, इसने बता दिया कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आप npm ऑडिट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट npm रन और डेफ लिखता हूँ। सही है, ऐप में npm रन डेफ से क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो देखें ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया रन, ठीक है। अब ये बता रहा है कि आपका प्रोजेक्ट इस वक्त इस लोकल होस्ट के ऊपर रन कर रहा है। आप ब्राउजर पे जाके इसको चेक करेंगे तो आपको आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप चाहे तो इसको कॉपी करके पेस्ट करें या कंट्रोल दबा के क्लिक दबा दें। तो ये आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसने आपके लिए एक एप्लीकेशन बना दी, और इस एप्लीकेशन के अंदर वी यूज कर रहे हैं हम, और टाइप स्क्रिप्ट के साथ तो उसने वो भी बता दिया, ठीक है। ये काउंटर इन्होंने बना कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी हमें काउंटर से कुछ लेना देना नहीं है, हमने जाना है सिंपल अपने कोड को देखना है, ठीक है। अब वेट के थ्रू मैंने एप्लीकेशन बनाई है, तो इसमें जरा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा समझें कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। HTML की एक फाइल है, ये रही HTML की फाइल, सही है। CSS की एक फाइल होती है लाजमी, ठीक है। तो देखें ये रही CSS की फाइल, ठीक है, ये CSS की फाइल है हमारी। एक फाइल होती है हमारी जावास्क्रिप्ट की जिसको ये कह रहे हैं main.js, ठीक है। और उन्होंने CSS जो है वो यहीं पर इंस्टॉल करी हुई है जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, ठीक है। चाहो तो आप HTML के साथ लगा लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। जिन्होंने रिएक्ट में काम करा उनको पता है ये एक्चुअल में इंपोर्ट करके किस तरीके से स्टाइल लेकर आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो HTML के साथ लगा लो, कोई मसला नहीं। हमारा प्राइमरी फोकस इन तीन फाइल पर के ऊपर होगा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करते हैं हमने किससे, टाइप स्क्रिप्ट से, ठीक है। और जो हमारी मेन फाइल है इसको हम कह रहे हैं main.ts। क्या ये main.ts हमारी HTML फाइल से अटैच हुई हुई है, तो देखें बिल्कुल हुई हुई है। उसने SRCV के फोल्डर के अंदर गया, फिर उसने main.ts फाइल को टारगेट करके अपने पास लेकर आया, ठीक है। और फिर इसने
रूट आईडी बनाई हुई है यहाँ पे डिफ करके, ठीक है। अच्छा जनाब, मुझे अभी कोई स्टाइलिंग से कंसर्न नहीं है, तो मैं स्टाइलिंग को यूज भी नहीं करूंगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ फौरन से। और यहाँ पे आके इसको डिलीट ही कर देते हैं, सही है। क्योंकि अभी हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़नी, स्टाइलिंग नहीं पढ़नी, ठीक है। अच्छा, इस सारे कोड से भी मुझे कोई कंसर्न नहीं है, हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। और इन्होंने काउंटर बनाया था जो कि हमें नजर भी आ रहा था, तो अभी हमें वो भी नहीं चाहिए, तो मैं काउंटर को भी डिलीट कर दूंगा, ताकि और ज्यादा हमारा कोड नीट एंड क्लीन हो जाए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं कोड को, ठीक है। और यहाँ पर आके हम HTML की फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। या हम इधर ओपन कर लेते हैं HTML की फाइल को, ठीक है। और यहाँ पर हमारी वो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है, इसको बंद करते हैं। और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, और यहाँ पर एक जस्ट एक अलर्ट लगा कर देखते हैं कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड वन नहीं, हेलो वर्ल्ड, और इसको सेव करें और यहाँ पर आए। तो देखें यहाँ पे एक आपको अलर्ट देखने को मिल गया कि भाई अलर्ट वलर्ट आपका चल रहा है, तो आपकी फाइल प्रॉपरली अटैच है, ठीक है। अब मजे की बात, ये फाइल है टाइप स्क्रिप्ट की और मैं लिख जावास्क्रिप्ट रहा हूँ। तो थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। देखें, टाइप स्क्रिप्ट के हम क्यों यूज कर रहे हैं ओवर जावास्क्रिप्ट, इसको भी समझते हैं। जैसे रिएक्ट को यूज कर रहे हैं ओवर नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट को यूज कर रहे हैं ओवर रिएक्ट, ऐसे ही टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं ओवर जावास्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक समझ लें एक जावा स्क्रिप्ट की टाइप चेकिंग है, ठीक है। कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो टाइप्स होती हैं वो डायनेमिकली डिफाइन होती है, ठीक है। अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया लेट एक्स इक्वल्स टू, लेट से मैं इसके अंदर अपना नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने मलिक लिख दिया, ठीक है। और कल को मैं जाके लिखता हूँ लेट एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर 100% अलाउ है, ठीक है, क्योंकि भाई वेरिएबल है, डायनेमिक टाइप अप्रोच है, तो आप डायनेमिक के अंदर कोई भी टाइप किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें काम करना है प्रोडक्शन ग्रेड एप्स के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हमारे लिए डेटा की बहुत वैल्यू है, हमारे लिए एक एक चीज के हमें बहुत कंसर्न है, हमारी हर चीज वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। जो वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी वेल डिफाइंड एप्स होती है, उनकी हर चीज वेल डिफाइंड होती है, ठीक है। कि भाई मतलब कोई फीचर बनाने से पहले उसके ऊपर बड़ी साइंस होती है कि यार इसकी ये फील्ड क्या रखी जाएगी, इसकी ये चीज किस तरीके से नजर आएगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मॉडल क्या होगा। तो हमारे पास केस के अंदर हर चीज डिफाइन है पहले से। अगर मैंने एक्स वेरिएबल को स्ट्रिंग के लिए यूज करा है, तो मैं कभी भी आगे जाके उसको नंबर के लिए यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं कोड लिखूं तो और बाय मिस्टेक मैंने अगर उसको नंबर दे दिया, तो मुझे कहीं पे एरर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये मेरे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगी, टाइप स्क्रिप्ट लगा देगी उस पर टाइप चेकिंग। टाइप स्क्रिप्ट बोलेगी कि भाई जब तुमने ये लेट वेरिएबल बनाया था एक्स वेरिएबल के अंदर मलिक लिखा, तुम क्योंकि तुमने तो खुद से कोई टाइप दी नहीं मुझे, ठीक है, मैंने तो इसके आगे कोई टाइप नहीं लिखी हुई। तो मैंने इसमें ये समझा कि भाई इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो अब देखा, अगर मैं इसमें होवर कर रहा हूँ, ये वैसे आपको ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो उसने बताया कि आपका वेरिएबल जो एक्स है इसकी टाइप अभी स्ट्रिंग है, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसकी टाइप स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली। और अब जब मैंने उस पर नंबर ऐड करने की कोशिश करी, तो उसने मुझे रेड कर दिया इस फाइल को, और वो मुझे बताएगा देखो नंबर इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप स्ट्रिंग। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे कोड की परफॉर्मेंस, सॉरी मेरे कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो रही है, मुझे पता है मैं किस वक्त क्या काम कर रहा हूँ और क्या मैं गलत काम तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो एम्फेसाइज हो जाएंगी उनके टाइप को लेके, ठीक है। तो बस जावास्क्रिप्ट ही हम लिख रहे होंगे, लेट हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, हमने वही यूज करा है, फॉर ईच, फॉर लूप, मैप, रेड्यूस, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, सारी चीजें जावास्क्रिप्ट ही लिखेंगे। लेकिन बस कोशिश ये करेंगे कि हर चीज की हम टाइप पहले बता दें, ठीक है। और फिर बाद में कोशिश ये करें कि उसकी टाइप से हट के उसको कोई दूसरी चीज असाइन ना हो। और अगर हम असाइन करेंगे भी, तो हमें एरर देखने को मिल जाएगा, जो कि हम चाहते हैं कि हमें पता चल रहा है कि हम क्या गलती कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसमें किसी का क्वेश्चन है, टाइप स्क्रिप्ट समझ में आई, टाइप स्क्रिप्ट में करने क्या वाला है? यस सर लिख दो बस कमेंट के अंदर, मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। चलो जबरदस्त, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, अभी हम सीखते हैं, अभी हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपकी आज की और नेक्स्ट क्लास में हम टाइप स्क्रिप्ट खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट जिस पर हमने काम करना है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जिस का ना जब मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज करूंगा, तो आई डोंट वांट कि वहां पे जाके आप स्टक हो जाएं और सोचे कि यार ये क्या लिख दिया आपने, ये कैसे सिंटैक्स है, ठीक है। तो आपको टाइप स्क्रिप्ट का पता होना चाहिए पहले। खैर तो अ, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट कोड लिखो आबाद के साथ।
अदब के साथ। बिल्कुल, टाइप स्क्रिप्ट कहती है कि कोड लिखो अदब के साथ, बिल्कुल सही बात कही सर ने। तो अदब के साथ, तमीज के साथ काम करो, ठीक है, क्योंकि हमें अच्छी एप्लीकेशंस बनानी है, ठीक है। तो यही सीन है बिल्कुल इसका। तो अच्छा चलें, अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब थोड़ा सा हम चलते हैं टाइप का, चले मैंने वेरिएबल से स्टार्ट कर लिया, तो मैं टाइप कास्टिंग से स्टार्ट करवाता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ी सी टाइप कास्टिंग को समझते हैं। टाइप कास्टिंग तो वैसे बड़ा पता ही होगा आप लोगों को, बहुत पॉपुलर सा लफ्ज है कि भाई आपकी कास्ट क्या है, आपकी टाइप क्या है ना, इस तरह पूछते हैं ना, टाइप कास्ट कर रहा है बंदों को। तो ये वही चीज है कि आपकी कास्ट क्या है। तो अब हमने क्या करा, एक वेरिएबल डिफाइन करा एक्स, और उसको टाइप दे दी स्ट्रिंग, ठीक है, यानी मैंने अपना नाम दिया था जो कि एक स्ट्रिंग है। और मैंने यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लगाया, और मैंने बोला भाई इस स्ट्रिंग को तुम प्रिंट करा दो, ठीक है, लॉक करवा दो। तो चलें ब्राउजर पर आते हैं, और यहाँ पे आके, अच्छा मैंने अगर अलर्ट लगाया हुआ स्टिल, मैंने नहीं हटा दिया अलर्ट, ठीक है। यहाँ पर आके देखें तो मुझे यहाँ पे मेरा नाम नजर आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मलिक। और अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो ये मेरे पास मेरा नाम ही आएगा, और एक्सेप्ट और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर आके एक कोशिश करूँ कि इसको मैं कोई नंबर दे दूं, जो कि मैंने अभी आपको दे के दिखाया, ठीक है, तो ये मुझे कोड में एरर देगा, ये बोलेगा नहीं यार आप गलत काम कर रहे हो, आप नंबर नहीं दे सकते, आपने इसको टाइप बनाया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट सारी रेंडर होती है आपकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, जब इसकी फाइनल बिल्ड बन के ब्राउजर पे जाती है, क्योंकि ब्राउजर टाइप स्क्रिप्ट नहीं समझते, ब्राउजर अभी भी क्या समझते हैं, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ब्राउजर के हिसाब से कोड सही लिखा हुआ है, तो ब्राउजर इसको रेंडर कर देगा। देखिए ब्राउजर ने क्या दिखाया, 10। पहले मलिक लिखा हुआ था, फिर अब वो 10 हो गया, यानी स्ट्रिंग से नंबर हो गया, ब्राउजर ने उसको रेंडर भी कर दिया। लेकिन हमें कोड में पता चल रहा है कि ये मैंने गलत काम करा है, इसीलिए हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली होगा क्या, जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे तो आप गलत काम कर दोगे, ब्राउजर उसको चला भी देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कोड गलत लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसकी टाइप कास्टिंग करने जरूरी है। तो चले जनाब, मैं मेरे केस में अभी मैं बोलता हूँ भाई ये मेरे पास स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आया, और वैसे आप ना भी दें क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो, पहले मैंने स्ट्रिंग दी थी तो उसने उसकी टाइप स्ट्रिंग उठा ली, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। ये मैंने क्या करा, इसकी टाइप डिफाइन कर दी, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट विराट, जावास्क्रिप्ट बाबर, ठीक है भाई जबरदस्त, ठीक है। अच्छा इधर फोकस रखें ज्यादा, ठीक है, वरना आपकी टाइप खराब हो जाएगी ठीक है। तो ठीक है, तो अच्छा खैर, तो अभी हमने इसको एक टाइप असाइन कर दिया। असाइन करने का तरीका क्या है, जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा है उसके आगे आपने कॉलन लगाया, और आपने उसकी टाइप बता दी कि भाई मैंने इसको स्ट्रिंग बनाया है, तो आपको स्टिल एरर दे रहा है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मलिक से हटा के कॉलन लगा के मैं लिखता हूँ भाई मोहम्मद, ठीक है। तो ये मैंने मोहम्मद लिखा, जैसे ही मैंने मोहम्मद लिखा देखें ये फाइल रेड थी, अब ये फाइल नॉर्मल हो गई, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग थी, और स्ट्रिंग को मैंने दोबारा से स्ट्रिंग अलाउ करा, और अगर मैं आकर यहाँ पे कंसोल देखूँ तो मोहम्मद मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, जैसे नंबर भी आ रहा था। लेकिन मेरा कोड क्लियर हो गया, अब मुझे पता है मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, कोई टाइप का एरर नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाए और हम समझे कि यार हो सकता है यार मैं मलिक के अंदर कोई इंटीजर या कोई नंबर भी अलाउ करूं, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूं, क्या मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं, वो बोलेगा नहीं आप ऐसा ना करें, आप इसको दोनों टाइप असाइन करते हैं। तो अब वो कैसे करें, उसके लिए हम यूज करते हैं ये, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको आप, सॉरी ये आपका होता है यूनियन, इसको आप यूज करें और यहाँ पे आप लिख दें नंबर। जैसे आपका एंड और होता है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, वहां पे आप लिखते हैं और के लिए ये और एंड के लिए ये, तो इसके अंदर भी सेम वही है। इसका मकसद है कि इसके पास दोनों टाइप हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स लिख के अब मैं इसको 10 भी लिखता हूँ ना, तो देखिए मुझे ये एरर नहीं दे रहा कोड के अंदर, ये कह रहा है ठीक है आपने इसको मलिक दिया, स्ट्रिंग था वो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपने मोहम्मद दिया वो स्ट्रिंग था वो भी एक्सेप्टेबल है, आपने इसको नंबर दिया वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसकी टाइप आपने नंबर डिफाइन करी है। लेकिन जैसे मैं यहाँ से नंबर हटा दूं तो मुझे बोलेगा कि नहीं अब आप गलत कोड लिख रहे हो, ठीक है। तो ये मेरी टाइप चेकिंग करेगा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली। इसी तरीके से अगर मैं एक्स लिख के इक्वल्स टू कोई एरे असाइन करने की कोशिश करूं, तो क्या मुझे अगेन एरर दे रहा है, बोला भाई ये या तो सिर्फ नंबर जाएगा या स्ट्रिंग जाएगी, एरे नहीं जा सकता। एरे के अंदर भले आपने नंबर लिखे हुए हो, लेकिन एरे एक अलग टाइप है, अगर आप एरे असाइन करना चाहते हो तो यहाँ आप डिफाइन करो, ठीक है। तो अब वो एरे वगैरह कैसे डिफाइन होगी वो हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, ठीक है, वरना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा किस किस तरीके की आप टाइप आसान कर सकते हो, जिस जिस तरीके की टाइप जावास्क्रिप्ट में होती हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और भी कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज होती हैं इसके अंदर, अनडिफाइन हो गया, नल हो गया।
ठीक है, नॉट अ नंबर हो गया, नॉट अ नंबर टाइप नहीं है, लेकिन अनडिफाइंड नल हो गया। ये सारी टाइप पे आप इसको दे सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आके इसको बोल दूं ना कि यार ये होगा या तो ये नल होगा। ठीक है, तो अब देखिए मुझे स्ट्रिंग पे भी एरर, नंबर पे भी एरर दे रहा है और एरे पे भी एरर दे रहा है। तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट करके इसको बोलता हूँ कि भाई ये जो है ना इसको तुम नल कर दो। देखिए अब एरर नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने उसको बताया कि ये स्ट्रिंग भी हो सकता है और नल भी हो सकता है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो ये तो होगा टाइप कास्टिंग, किसी भी वेरिएबल के आप इस तरीके से टाइप कास्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम इसको करते हैं कमेंट और चलते हैं अगले कोड पे इस तरीके से। ठीक है, ताकि जब मैं आपको ये कोड दूँ तो आपको आसानी रहे। और नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि हम किसी भी एरे को, क्योंकि हमने एरे का जिक्र छेड़ा है तो हम एरे को ही देख लेते हैं कि हमने किसी भी एरे को हम कैसे टाइप असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आके एंटर करें और बनाते हैं एक एरे, लेट अरे इक्वल्स टू, और यहाँ पे जैसे मैंने दी थी कुछ रैंडम नंबर 10 20 30 50 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इधर आके जस्ट मैं करता हूँ इसको लॉक, और मैंने लिख दिया यहाँ पे अरे। अब आकर देखते हैं कंसोल में मुझे क्या मिलता है, तो मुझे अरे मिल जाएगी। ठीक है, वैसे कंसोल में देखने का इतना कोई फायदा नहीं है, असल चीज हमने एडिटर पर ही समझनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके साथ शरारत ये करते हैं कि इसके अंदर जाके इसकी थोड़ी सी टाइप बदल के देखते हैं। ठीक है, अब तो मैं अभी तक मैं इसको नंबर दे रहा था। ठीक है, अब मैं इसको ABCD असाइन करता हूँ, जो कि स्ट्रिंग है। इसने क्या बोला कि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। आपने एक अरे बनाई है जिसकी टाइप नंबर है, लेकिन आप उसको असाइन कर रहे हो स्ट्रिंग, तो ये आप गलत कोड लिख रहे हो वंस अगेन। तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, मैं इसको असाइन नहीं कर रहा और मैं अपनी इसकी टाइप प्रॉपरली डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने लिखा उसी तरीके से कॉलन लगाया, और मैंने लिखा भाई ये एक नंबर है। ठीक है, और नंबर की अरे है। इस तरीके से आप अरे बना सकते हो और उसकी टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉलन लगाऊं और मैं बोलूँ भाई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की भी अरे है। ठीक है, तो मैंने दोनों टाइप बता दिया। अगर मैं इसको अभी ओपन करूँ ना, तो क्या वो बोलेगा ठीक है आपने बिल्कुल जायज कोड लिखा है, इसकी टाइप ये एक ऐसी अरे है जिसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं और जिसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको अभी ऐसे सुलाते हैं, ये आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, एंड साइन लगा के इस तरीके से आप नॉर्मली नंबर के साथ अगर आप एरे लगाते हो तो वो नंबर की एरे हो जाती है, स्ट्रिंग के साथ आप एरे का साइन लगाते हो तो वो स्ट्रिंग की एरे हो जाती है, अगर आप बूलियन के साथ स्ट्रिंग एरे का साइन लगाते हो वो बूल की अरे बन जाएगी। ठीक है, तो आप जो तरीके की एरे बनाना चाहो उस तरीके के एरे बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो कि सारी डायनेमिक टाइप हो, सारी टाइप से एक्सेप्टेबल हो, तो आप उस तरीके की बना सकते हो, लेकिन उस तरीके की हम नॉर्मली नहीं बनाते। ठीक है, लेकिन मैंने आपको वो केस भी दिखा दिया कि आप स्ट्रिंग की भी बना लो और नंबर की बना दो, एक ही डेटा वेरिएबल को। ठीक है, अच्छा, अब हमारे 10 मिनट रह गए हैं मीटिंग खत्म होने में, तो आप लोगों ने रीज्वाइन कर लेना इस लिंक से जैसे ही खत्म हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अरे के बाद हम देखते हैं कि भाई हम ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इस लाइन को करता हूँ कॉपी और नीचे आके इसको करता हूँ पेस्ट, और एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं जावास्क्रिप्ट का। और मैं OBJ लिख के मैं कुछ नेम लिखता हूँ, जिसमें ये मुझे खुद ही बता रहा है कि आपका नाम मलिक है, फिर मेरी एज भी बता रहा है जो कि ये नहीं है। ठीक है, और अब इसने मैंने इसको डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर आके जैसे इसको सिंपल से लॉक करवा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे आके देखते हैं कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइंड हो गया। वंस अगेन कंसोल देखने का कोई फायदा नहीं है, इतना कोड आपको आता ही है समझ। ठीक है, असल चीज देखनी है टाइप क्या है। अब जनाब मैं आके बोलता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है इसके पास मेरी ईमेल भी है एक। ठीक है, और मेरी ईमेल जो है वो है मलिक, लेट से malik@yahoo.com कोई करके मेरी ईमेल है। देखें अब वो क्या कह रहा है, पहले तो हम लगाते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, अच्छा, सेमी कॉलन जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर है वैसी है। तो अब इस ये क्या कह रहा है, ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप नेम एंड नंबर। अब क्या हुआ, ये कह रहा है हालांकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर ये अलाउ है। अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ पे इसने ईमेल के साथ इसको रेंडर भी करवा दिया होगा। ठीक है, एज भी आ गई, नेम भी आ गई, ईमेल भी आ गई। ठीक है, क्योंकि ये सही कोड लिखा हुआ है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये अलाउ नहीं है। उसका रीजन ये क्योंकि हमने इसकी टाइप नहीं बताई, जब तक आप इसकी टाइप नहीं बताओगे वो इसको अलाउ नहीं करेगा। इसने उठाई हुई है अभी डिफॉल्ट टाइप, और डिफॉल्ट टाइप के अंदर नेम और एज था सिर्फ। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ ठीक है भाई मैं तुम्हें तुम्हारी भी टाइप बताता हूँ। तो और तुम्हारी टाइप क्या है, कॉलन लगाया और एक ऑब्जेक्ट लगाया यहाँ पे। ठीक है, एरे के लिए एरे साइन, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट साइन। ठीक है,
लेकिन अरे के बाहर उसकी टाइप, और ऑब्जेक्ट की क्योंकि मल्टीपल कीज होती हैं तो उसके अंदर लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी टाइप क्या है। इसकी टाइप के अंदर तीन चीजें हैं। पहली चीज है नेम, और ये सेम होना चाहिए जो आप नीचे डिफाइन करोगे। और उसकी जो टाइप है, उस नेम की जो टाइप है वो होगी आपकी एक स्ट्रिंग, ठीक है। फिर भाई होगा एज, और फिर एज की जो टाइप है वो होगी नंबर, क्योंकि एज एक नंबर है। और इसमें एक ईमेल भी होगी, इसमें एक ईमेल भी होगी जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। और ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब आप देखें, ईमेल का एरर आपके पास यहाँ से चला गया, लेकिन एरर कहाँ पर आया। एरर आया आपके पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये बता रहा है ईमेल इज मिसिंग इन द टाइप नंबर स्ट्रिंग, और जो जो भी आपने टाइप डिफाइन करी, बोल रहा है आपने जो टाइप बताई है उसके अंदर आप ईमेल भी रख रहे हो, लेकिन आपने इसमें तो ईमेल रखी नहीं दी है, तो एरर है। हालांकि मैंने ईमेल बाद में दी है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मकसद ये है कि ईमेल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मौजूद नहीं है, यानी बाद में ऐड होगी, हो सकता है किसी डायनेमिक डेटा से ऐड हो। तो ईमेल होगा ऑप्शनल, ठीक है। जरूरी नहीं कि ईमेल हो हमेशा। जब ईमेल मुझे मिलेगी कहीं से तो मैं ऐड करा दूंगा, लेकिन मेरे स्ट्रक्चर में मुझे ईमेल चाहिए ताकि मेरे पास एरर भी ना आए। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है टाइप स्क्रिप्ट के पास। टाइप स्क्रिप्ट कहता है आप किसी भी टाइप को, किसी भी की को ऑप्शनल भी बना सकते हो। तो अब मैं इससे पूछता हूँ भाई कैसे ऑप्शनल बनाए, तो वो कहता है ऑप्शनल के लिए जस्ट आप एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐड कर दो, दैट्स इट। जैसे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हमारा एरर चला गया। उसने बोला ठीक है नंबर लाजमी होगा, एज लाजमी होगा, लेकिन ईमेल ऑप्शनल है। तो मैंने नहीं लिखी, उसने बोला ठीक है फाइन, ठीक है। और आगे जाके मैंने जब उसको लिखा तब भी उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसको डिफाइन करा हुआ अपनी टाइप के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बताया, क्लियर है सबको। जबरदस्त। ये तो हो गई ऑब्जेक्ट की टाइप की बात, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं कि भाई क्या ये कोड अच्छा लिखा है हमने, नहीं लिखा। भले हमने टाइप स्क्रिप्ट यूज करी है, लेकिन फर्ज करें कि ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं ना। तो अब क्या करें भाई, अगर कल को ये 10 कीज का ऑब्जेक्ट हो गया, 50 कीज का ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या मैं ऐसे लिखते चले जाऊंगा, उसको अपेंड करता चले जाऊंगा। हाँ, इसको सेंटेक्स में ब्रेक जरूर कर सकता हूँ, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए टाइप स्क्रिप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाता है टाइप के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसको पहले करते हैं कमेंट, इसको करते हैं कंट्रोल डी, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, और इसको करते हैं कमेंट, और इसको करते हैं यहाँ पे ओपन, ठीक है। वंस अगेन वही कोड आ गया मेरे पास दोबारा, ठीक है। बस जैसे इसको ऑप्टिमाइज करना है। चले जरा, मैंने यहाँ से ये हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसको अभी कोई भी टाइप नहीं दे रहा, और मैं इसको ओ भी कर देता हूँ बस, ठीक है। ओ भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास एरर ना आए जब आप इसको अनकमेंट करो तो। और मैंने इसको ओ भी कर दिया। अब हम थोड़े से तमीज से इसको टाइप देते हैं, ठीक है। और तमीज से इसको स्पेसिफिकली टाइप असाइन करने के लिए एक डिफॉल्ट इसके अंदर कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं टाइप। तो आप कोई भी टाइप को टाइप बना सकते हो, जैसे इसने मैं इसी को यूज कर लेता हूँ कि भाई मैं ऑब्जेक्ट की टाइप बना रहा हूँ, और इक्वल्स टू, या जो स्टैंडर्ड सेंटेक्स है उसमें ये होता है टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट की टाइप बना रहा हूँ। टाइप से पहले टी लगा दें, इंटरफेस से पहले आई लगा दें, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और देखिए इसने मुझे सारा कोड दे दिया, ठीक है, कि आप इसके अंदर क्या लिखने वाले हो। तो वही कोड है सारा जो हमने यहाँ बनाया था, बस हमने उसको एक असाइन कर दिया एक टाइप के अंदर, जो कि टाइप स्क्रिप्ट का कीवर्ड है टाइप, ठीक है। और मैंने इसका नाम क्या रखा, टी ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बताना है कि ये जो टाइप ऑब्जेक्ट है ये इसकी टाइप है, ठीक है। तो मैंने कॉलन लगाया और डायरेक्ट डिफाइन कर दिया यहाँ पर। मैं चाहूँ तो इधर कॉलन लगा के ऑब्जेक्ट भी रख दूं, मैं चाहूँ तो अलग डिफाइन करके उसको एज अ वेरिएबल यहाँ पर यूज कर लूं। उससे ये होता है कोड जरा साफ हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि कल को मुझे अगर इस तरह का एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, तो मुझे वो पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी करके यहाँ दोबारा लिखना पड़ता, तो उससे मैं बच गया। तो मैं ऑब्जेक्ट टू अगर बनाना चाहूँ तो मैंने उसी टाइप को यूज कर लिया सिंपल से, ठीक है। और मैं उसको भी कंसोल करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक टाइप दोनों के लिए यूज कर ली। तो सेपरेट बनाने से ये फायदा है कि आप उसको मल्टी टाइम्स यूज कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, सब क्लियर है। टाइप्स टाइप्स वाला पार्ट समझ में आया, डायनेमिक। सही है, जबरदस्त। अच्छा जनाब, तो यहाँ तक हमने टाइप को भी समझ लिया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको समझ में आता रहेगा मैं आपको और कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाता रहूंगा, ठीक है। अब मैंने कहा भाई मेरे पास एक चीज और है, ये जो टाइप है ना इसके पास इसकी हॉबीज भी हैं, और हॉबीज भी ऑप्शनल रख देते हैं क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं करी है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और हॉबीज किस तरीके की हैं, स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। तो आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अरे भी दे सकते हो, ठीक है।
आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अरे भी दे सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ और जो मेरा ऑब्जेक्ट टू था ना, जो हमने बाद में बनाया, OBJ2, इसके अंदर मैं देता हूँ हॉबीज, और मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है, ये बाय डिफॉल्ट जो मुझे मिले मैं इसी को फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ हॉबीज भी असाइन कर दी जो कि अरे है स्ट्रिंग की, ठीक है। अगर मैं ये हॉकी को हटा के कोई नंबर लिख दूं, देखिए इसने मुझे एरर दे दिया और मेरी फाइल राइट हो गई। यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी टाइप टी ऑब्जेक्ट है, और टी ऑब्जेक्ट की जो हॉबीज है वो स्ट्रिंग का एरे ही होगा हमेशा। इस वजह से उसने मुझे कभी भी अलाउ नहीं करेगा नंबर इंसर्ट करना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर नंबर नहीं है तो वापसी हॉकी कर दो, ठीक है। और अगर हम आके ब्राउजर पे लॉग देखें तो मुझे एक एरे भी मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है, लेकिन जरा टाइप चेकिंग के साथ मिलेगी और कोड जरा आपका स्ट्रिक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। इसलिए मैंने ये पहले थोड़ा सा आपको ऊपर बता दिया था ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी नंबर को फंक्शन भी देना चाहते हो, ठीक है, सॉरी, किसी की को फंक्शन भी असाइन करना चाहते हो, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ भाई, ओ सॉरी मैंने की ही लिख दिया, मैं इसके पास कोई फंक्शन भी है, तो मैं उसको भी एक ऑप्शनल बना के मैं बता सकता हूँ कि यार इसके पास एक फंक्शन है जो कि वाइड टाइप का है, ठीक है, यानी वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, लेकिन वो फंक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँ और मैं अपने ऑब्जेक्ट वन के लिए बनाता हूँ। तो ये मैंने एक लॉग का फंक्शन बना दिया, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन पे आगे कुछ रिटर्न करवाता हूँ, और मैं रिटर्न के अंदर मैं लेट से 10 लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो इसने रिटर्न का भी करवा दिया। आई एम अज्यूमिंग कि ये मुझे एरर देगा, लेकिन इसने एरर नहीं दिया, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं कि इसने यहाँ पे आके आपके लिए एक फंक्शन बना दिया जिसकी टाइप वाइड है, ठीक है, लेकिन आप उससे कुछ रिटर्न भी करवा रहे हो, ठीक है। दैट्स इट, चलो ये अलाउ कर रहा है तो उसको अलाउ पे रहने देते हैं। अच्छा, रिटर्न की हैंडलिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। रिटर्न की हैंडलिंग आप इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर आए और आप यहाँ पे आके लिख दें नंबर, ठीक है। तो अभी जब मैंने यहाँ पर आके इसको नंबर लिखा, ठीक है, अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक नंबर रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मैं इसको आके कोई स्ट्रिंग असाइन करता हूँ, इसने मुझे क्या बोल दिया, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, कि आपका जो मेथड है वो एक नंबर रिटर्न करेगा हमेशा, ठीक है, और आप रिटर्न करवा रहे हो स्ट्रिंग। तो आप किसी भी फंक्शन की भी टाइप दे सकते हो, उसके रिटर्न आर्गुमेंट की भी टाइप दे सकते हो, ठीक है। ये बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, किसी फंक्शन की रिटर्न आर्गुमेंट की टाइप देना। अभी बाकी हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं फंक्शंस को आगे, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जनाब, तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, अगर ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा तो मैं वापस जाके इसको नंबर कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको नंबर कर दिया और इसने मुझे अलाउ भी कर दिया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट वन के साथ जाके, अच्छा, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को असाइन करा और उस फंक्शन की रिटर्न टाइप एक नंबर थी, ठीक है। और उस फंक्शन को यहाँ पे मैंने जस्ट कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट डॉट फन लिख के मैंने इस फंक्शन को कॉल भी कर लिया। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो मुझे यहाँ पे इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मुझे 10 भी देखने को मिल रहा है क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई फंक्शन भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं। क्लियर है सबको सब कुछ, चलो ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब हम इसमें एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं एंड कर दूंगा क्लास को, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन फिर अगली क्लास से हम इंटरफेसिस और इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्क पे काम करेंगे, ठीक है, कि टाइप स्क्रिप्ट के साथ आप क्लासेस वगैरह कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। लास्ट पार्ट थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, फंक्शनल की हैंडलिंग भी सीख लेंगे, और थोड़ा सा, सॉरी, डॉम के बारे में भी सीख लेंगे कि डॉम की टाइप कैसे आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है, जितनी हमें जरूरत होगी। अभी हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके क्या करते हैं, अपनी HTML के ऊपर एक जरा एक बटन बनाते हैं, ठीक है। और मैं पहले बटन बनाने से पहले मैं बल्कि पहले बटन ही बना लेता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको एक आईडी दी, और इसकी आईडी का नाम रख दिया मैंने BTN, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं जस्ट सबमिट,
और यहाँ पे आके हम इसको कहते हैं कि भाई एक मुझे इनपुट भी ला दो, ठीक है, और मुझे एक और इनपुट ला दो, ठीक है। और लेबल वगैरह अच्छे से मुझे लेबल दे दिया, ठीक है। तो मुझे दो इनपुट चाहिए जस्ट, ठीक है। मेरे पास आ गया दो इनपुट, और इनपुट के बाद मेरे पास एक बी आर का टैग लगा दो, और इसकी आईडी होगी इनपुट वन, इसकी आईडी होगी इनपुट टू, ठीक है। दो दो मेरे पास टेक्स्ट इनपुट आ गए, ठीक है ना। अभी यूआई पर जाते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। मेरे पास दो इनपुट आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी हैं, ठीक है। और इनकी जो टाइप है वो टेक्स्ट की हटा के हम नंबर यूज कर लेते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया नंबर, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बटन की हैंडलिंग करते हैं कि भाई बटन को कैसे हम गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। मैंने लिखा भाई कॉन्स्ट, और मैंने लिखा भाई बटन, और यहाँ पे आके मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया इसकी आईडी BTN, जो कि मेरे पास सजेशंस में भी आ रहा है, और उसको मैंने सेमीकोलन लगा के एंड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आऊँ यहाँ पे लिखूँ BTN डॉट एट इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर लगाने के बाद मैं इस पे क्लिक का मेथड लगाऊं, क्लिक का मेथड लगाने के बाद मैं इसको क्लोज करूं, और यहाँ पे क्लिक के ऊपर मैं एक लॉग चला दूं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम अगर इधर आए और यहाँ पे आके जब मैं इस पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है कंसोल के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन सी बात है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन एक चीज इसने एडिशनली आपके लिए ऐड कर दी, जो कि सजेशंस की वजह से आ गया मेरे पास, वो हो रहा है ये क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है मे बी दिस बटन इज नलेबल, ठीक है, हो सकता है ये बटन नलेबल हो। तो मैं इसके क्वेश्चन मार्क्स को हटा दूंगा, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जब डॉम के साथ काम करते हैं हम ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते अपनी डॉम प्रॉपर्टीज के साथ, क्योंकि हमें पता है यार ये बटन हमने खुद बनाया है और उसको हमने एक्सेस करा है, ठीक है, जब भी तो हम उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के साथ जब भी आप काम करोगे ये बोलेगा इस चीज को वेरीफाई करो क्या ये वाकई में HTML में था बटन या नहीं था। तो अब क्योंकि ये बटन है तो इसके दो तरीके हैंडल करने के, या तो आप इस तरह नलेबल ऑपरेशन लगा लो, है नलिश ऑपरेटर लगा लो, या दूसरा तरीका ये कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दो जस्ट। इसका मकसद भी ये है कि ये आपका जो है 100% इंश्योर करेगा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये बहुत सारे केस में यूज होता है ये मार्क्स, जब आप टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे। हम नेक्स्ट जेस के अंदर इसको देखेंगे डिटेल में कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करें, लेकिन बस ये फॉर इंश्योरिटी होता है कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है। और इसको हम कहते हैं नॉट नल असर्शन, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। नॉट नल असर्शन ऑपरेशन हम इसको कहते हैं, और असर्शन का R लगा देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोले हैं जो भी बोले, ठीक है। तो इससे बस वैलिडेशन हो जाएगी कि यार ये बटन वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है ना। अच्छा जनाब, ये तो हमने एक्सेस करना सीख लिया कि भाई हमने उसको बता दिया कि यार ये बटन है। अब इन दो इनपुट को एक्सेस करते हैं। वंस अगेन हम क्या करते हैं और लिखते हैं भाई बल्कि इसमें मुझे नंबर लेने हैं, तो मैं इसको कहता हूँ num1, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है। और आईडी लगा के इन्होंने num1 दे दिया, मैं num1 हटा दूंगा यहाँ से। और यहाँ पे हम जो हमने दिया था इनपुट वन, और इसको रेप्लिकेट करते हैं, इसको करते हैं इनपुट टू, और इसको कर देते हैं num2, ठीक है। अब ये दो मैंने नंबर बनाए, और मैं क्या कर रहा हूँ जस्ट मैं एक मेथड लिख लेता हूँ। बल्कि मैं क्या करता हूँ अभी के लिए इस कंसोल को यूज करते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं सम से, ठीक है ना। और कॉमन लगा के मैं लूंगा टाइप नंबर, और नंबर के अंदर num1 की वैल्यू भी और num2 की वैल्यू भी, ठीक है, जो कि होगी। अब देखें, अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो जो भी इनपुट वन और टू में लिखा होगा उसका मुझे सब मिल जाना चाहिए मेरे कंसोल के ऊपर, जो कि मिलेगा मुझे अगर मैं यहाँ पर आके 5 लिखूँ, 4 लिखूँ, और यहाँ पे आके भी 4 लिख के सबमिट करूँ, तो मुझे सम क्या मिल गया, 8, ठीक है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे, ठीक है ना। तो मुझे 8 मिलेगा यहाँ पे। लेकिन कोड में आपके एरर है टाइप स्क्रिप्ट की वजह से। क्यों? ये क्या कह रहा है, पहले इस चीज को पढ़ते हैं। पहले तो कह रहा है कि भाई, पहले तो हम यहाँ पर आते हैं, num1 इज पॉसिबली नल, वही वाला एरर जो हमें बटन पे मिला था। हो सकता है कि मैंने HTML में ये नंबर बनाई ना हो और मैं इसको डॉम में एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं पहले इस एरर को रिजॉल्व कर लेता हूँ अपने नॉट नल असर्शन ऑपरेटर से। तो मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। अब देखें वो दो एरर चले गए, अब दो एरर रह गए वैल्यू वाले।
अब क्या रहा है, अब कह रहा है प्रॉपर्टी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप HTML एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट जो उसने इसकी टाइप उठाई है वो किसी भी HTML एलिमेंट की उठाई है, और HTML का कोई भी एलिमेंट हो उसके सब एलिमेंट के अंदर वैल्यूज नहीं होती, वैल्यूज प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही करती है इनपुट वाले के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंटली इसको बताना पड़ेगा कि ये HTML एलिमेंट तो है, लेकिन ये HTML एलिमेंट इनपुट एलिमेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट आके एस HTML इनपुट एलिमेंट लिखोगे, ये एरर आपका चला जाएगा। देखें फर्स्ट वाले से चला गया, अब सेकंड वाले पर है तो आपने लिखा एस HTML इनपुट एलिमेंट, तो आपका सेकंड वाले से भी एरर चला गया। तो अब हमने स्पेसिफिकली इंश्योर करवाया कि भाई ये दोनों, ये बटन और ये सारे इनपुट एग्जिस्ट करते हैं HTML में, तो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिया। और मैंने इंश्योर करवाया कि वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये HTML इनपुट एलिमेंट है जो मैंने डॉम में एक्सेस करा है। ठीक है, कोड आपका वैसे ही चलेगा जैसा चल रहा था, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो आपकी टाइप चेकिंग है वो स्ट्रांग हो गई यहाँ पे। ठीक है, आप हर चीज आप इंश्योर कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपके टाइप स्क्रिप्ट एरर जो है वो रिजॉल्व हो गए। इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है? सही है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उसके बाद हम एंड करते हैं क्लास। आई नो काफी टाइम हो गया, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया मैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इसको और ज्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली हमें फंक्शन वाला पार्ट देखना है कि हम फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने बनाया भाई यहाँ पर एक फंक्शन, और मैंने इसका नाम रखा सम। सम अप नाम रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। और मैंने बताया, और मैंने इसको बताया कि भाई इसके पास, क्योंकि इसको सम करना है तो इसके पास दो चीजें आएंगी, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और सम की जगह हम क्या करेंगे, सही है, सम अप रिटर्न कर रहा होगा तो मैं सम अप को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। सम अप कॉल करेंगे, इसको जो भी रिटर्न होगा मुझे सम में मिल जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे पास एक नंबर 1 आएगा और तुम्हारे पास एक नंबर 2 आएगा। ठीक है, और जो मैंने वहां लिखा था वो कोड मैं इसको दे दूंगा इस तरीके से, बीच में से प्लस हटा दूंगा मैं और कॉमा लगा दूंगा। ठीक है, अब टेक्निकली कोड बिल्कुल सही है, और अगर मैं आके यहाँ पे रिटर्न लिख के N1 N2 कर दूं तो मुझे सम देखने को भी मिल जाएगा कंसोल के अंदर। कैसे? जब मैं यहाँ पर आके लिखूंगा 44 और यहाँ लिखूंगा 4, और जैसे ही मैं सम करूंगा तो मुझे यहाँ पे सम देखने को मिल गया फंक्शन के थ्रू, 448। ठीक है, जो कि उसका सम था। लेकिन जैसी हम अपने कोड एडिटर में वापस आएंगे तो यहाँ पर फाइल पे आपके एरर लगा हुआ है, क्योंकि अब ये कह रहा है जो फंक्शन की आर्गुमेंट आपने पास करें उनके भी आप टाइप बताएं हमें। ठीक है, तो हमें पहले ही पता है कि हम इसको नंबर, ऐसा नंबर पास कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जस्ट आके, जैसे हम वेरिएबल को देते हैं, इसको बता दूंगा कि भाई ये तुम्हारे पास आएगा नंबर, और ये सेकंड वाला भी आएगा तुम्हारे पास नंबर। ठीक है, तो अब ये दोनों आर्गुमेंट एज अ नंबर इसके पास आएंगे, तो अगर मैं किसी में से भी नंबर यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है इनपुट की वो स्ट्रिंग होती है, तो मुझे ये यहीं पर एरर दे देगा कि आप एक ऐसे फंक्शन को स्ट्रिंग असाइन कर रहे हो जो कि दोनों पैरामीटर में नंबर मांग रहा है। ठीक है, तो इसने ले दिया भाई स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपनी फंक्शन की भी टाइप्स डिफाइन करने शुरू करोगे और उस फंक्शन में आर्गुमेंट भेजोगे, तो वहां पर भी आपके लिए पास टाइप सेफ होगा, टाइप चेक लगा हुआ होगा कि भाई आप कहीं गलत आर्गुमेंट तो नहीं भेज रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको, अगर हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं प्रोग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक था। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता, जब मैं इसके यहाँ पे लिखता 3 और यहाँ लिखता 33, तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, 33 और 33 होके वो कॉन्केटिनेशन होगा स्ट्रिंग की, तो आपका कोड हो गया गलत एग्जीक्यूट और आपको एरर भी नहीं मिला। लेकिन क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ तो उसने मुझे स्ट्रिक्टली बता दें कि ये आप सम करवाने वाला तो आपको दोनों को नंबर भेजना है, क्योंकि आप आर्गुमेंट के अंदर नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं इसको रिवर्ट कर दूंगा वापसी नंबर के अंदर, ताकि मेरा एरर रिजॉल्व हो जाए। और अब आगे अगर मैं यहाँ पे कोई भी सम लिखता हूँ तो मुझे कॉन्केटिनेशन नहीं मिलेगी, मुझे एक्चुअल उसका सम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपकी इतनी टाइप सेफिंग हो जाती है, इतना ज्यादा आपका कोड जो है वो सिक्योर हो जाता है और वैलिड हो जाता है। ठीक है सर, इसको हम फर्स्ट नेम योर फर्स्ट नाम भी कर सकते हैं। फर्स्ट नेम फर्स्ट नाम के लिए बनाओ असाइनमेंट, एज असाइनमेंट के तौर पर तुम एक फंक्शन बनाओ जिसके अंदर फर्स्ट नेम फर्स्ट नो और ये दोनों टैग्स हो। टैग्स के अंदर फर्स्ट नेम लो, सेकंड नेम लो, दोनों की कॉन्वर्टेशन करवाओ और असाइन करा दो। ठीक है, और इसी तरीके से जो मैंने ऊपर भी बताया, अगर आप चाहते हो उसको रिटर्न टाइप भी डिफाइन करो, तो आप यहाँ पे फंक्शन के पैरेंथेसिस के बाद आगे कॉलन लगा के इसकी रिटर्न टाइप भी दे सकते हो। जैसे हमारे केस में हम एक नंबर रिटर्न कर रहे हैं दोनों का सम, तो मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगा। अगर आप स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला केस है, तो आप यहाँ पे
स्ट्रिंग डिफाइन करते रहा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है आज की क्लास में तो कर सकता है। ओके सर। ओके यार सर, आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो गई। बाकी ये कि आपने गूगल क्लासरूम का बता दिया। नहीं, गूगल क्लासरूम का नहीं बताया। मैं बता देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छा, उनको बेसिकली सब जितने ने। भी हाँ हाँ, हाँ तुम बैच बताओ सर। ग्रुप में, तो उन सबको एक आप लोगों ने ईमेल हमें प्रोवाइड करी थी, तो आपकी ईमेल एक गूगल क्लासरूम में हम ऐड कर देंगे। ठीक है। उसको रखने का मकसद क्या है ईमेल को, कि आप गूगल क्लासरूम हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास बन हुई है ना, उसका टेबल ऑफ कंटेंट, आपकी पीपीटी, आपकी रिकॉर्डिंग सब हम गूगल क्लासरूम में ऐड करेंगे। सही है, ताकि आपके पास एक ठीक मैनेज है, हो मैं और आपको बाद बता भी देता उसके हूँ बाद। कि तुम्हारी हाँ। आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही। मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे गूगल क्लासरूम के पास आप बस आप अपनी ईमेल दे देगा, आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। तो आपने क्लासरूम ज्वाइन कर लेंगे, जैसे हमारे डेव वन है, डेव टू है। तो आपका भी एक नेक्स्ट जिसका यहाँ पे क्लासरूम होगी, जैसे मगर मैं आपको डेव वन का दिखाऊं, तो इस क्लास के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप क्लास वर्क पे जाएंगे, जो भी हमने आज क्लास पढ़ी है उसकी रिकॉर्डिंग जब आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं कुछ भी देखें, तो आपको वो सारी चीजें इस तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है, आप किसी भी क्लास के ऊपर क्लिक करके उस क्लास की रिकॉर्डिंग इस तरीके से ओपन करके देख सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सारे लोग ग्रुप के अंदर अपनी अपनी ईमेल सेंड कर दें, जिससे भी आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो उसके असाइनमेंट होंगे, टास्क होंगे, वो भी हम क्लासरूम पर ही अपलोड कर दिया करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ असाइनमेंट अगर मुझे दिक्कत हो, आगे देखो, जैसे टू डू ऐप लिखा हुआ है, एक टास्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी टास्क हैं हम आपको अपलोड कर देंगे। सारे स्टूडेंट वो टास्क बनाए, असाइनमेंट बनाए और सबमिट कराए, ताकि आपको लर्निंग आपकी और ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो सके। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम सबने ही ज्वाइन करना है। बस आप अपनी ईमेल जो है वो ग्रुप के अंदर अभी सारे सेंड कर दो। ठीक है, ऑफिशियल। इतना ही। और किसी का कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है क्लासरूम से रिलेटेड, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो वो मुझसे या सर अशर से स्पेशली पर्सनली पूछ सकता है। ठीक है। और कोड के भी आपको रेपो लिंक शेयर कर देंगे सर जनरली। हाँ, कोड का भी मैं बता देता हूँ। हम रिपोजिटरी लिंक बेसिकली मेंटेन करते हैं यहाँ पे। तो जो भी आपकी क्लास होगी उसका लेटेस्ट कोड आपको मिल जाया करेगा। जैसे जो हमारी आज की क्लास है उसका कोड भी जैसे ही मैं अपलोड करूंगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। इस लिंक को आपने हमेशा के लिए अपने पास सेव करके रख लेना है। ठीक है, तो उस रिपॉजिटरी को आपने बस ओपन करना है और वहाँ पे आपको सारी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। जैसे मैं अभी के लिए कौन कौन से क्लास दिखाऊँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक रिपॉजिटरी है। ठीक है, इसके ऊपर क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिस्टेड मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज क्लास वन है तो आपको क्लास वन के कोड में जाकर जो भी हमने काम करा है, ये सारा कोड आपको अप टू डेट मिल जाएगा। आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें, और कोई कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बाद में। ठीक है, लेकिन मैं एम्फेसाइज आपको ये करूंगा कि आप लोग क्लासेस लाजमी अटेंड करें, और अपनी जो क्यूरीज है, आपका कंसर्न है, उसको लाजमी हैंड टू हैंड डाउटली क्लियर करें। ठीक है। ठीक है, तो उससे बेहतर ये होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप हैंड टू हैंड क्लास में पूछ लोगे, उसका आंसर हम भी कर सकेंगे। ठीक है, कि आप कहाँ किस स्टेज पे क्या प्रॉब्लम में फंस रहे हो। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ के आप रिकॉर्डिंग देखो और फिर बाद में पूछो। तो बता, हम जब भी देते थे हम 24/7 जो भी हमारी अवेलेबिलिटी होती है, हम हाँ सारे स्टूडेंट्स को आंसर करते हैं, कभी भी इनका कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, जब तक कोर्स चल रहा है और इवन कोर्स के बाद भी। ठीक है, तो लेकिन बेहतर ये है कि आपकी लर्निंग भी रहेगी, आप कोर्स के साथ भी रहोगे, आप जल्दी जल्दी कोर्स खत्म भी कर लोगे। नॉर्मली क्रैश कोर्स है हमारा नेक्स्ट का, 2 महीने तक, 2.5 महीने तक चलेगा मैक्सिमम। उसके बाद कोर्स खत्म होगा, तो आप हमारे साथ ही इसको एंड करो इंस्टीट्यूट ऑफ के, आप रिकॉर्डिंग पीछे छोड़ते रहो। तो इसकी वजह से आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, डिले हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं आपसे, और हम अपनी कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइप टाइप को कम्प्लीटली एंड कर लें, तो फिर हम अपनी नेक्स्ट डे प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं विद टाइप स्क्रिप्ट इंशाल्लाह। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।